Yes, hi friends, hello, very good evening to each and every one of you. Relations and Functions Part 2 में आपका स्वागत है. Sorry for the bit of a delay, but now we are live, we are up and running. Let's see who all is there, who all is interested and who all is तैयार for this amazing chapter. Chapter number 1, Relations and Functions को पूरी तरीके से complete करने के लिए हम तैयार हैं यहाँ पे. Yes, there is Arnav. There is Rishiraj, Akansh, Sanditi. Welcome everyone. Welcome Ashish, Anurag, Vishal. Yes, Dakshata, Vinita, Ashok, Krishnakant, Sia. Wonderful. Divyam, Ajay. Welcome everyone. Good evening, Mena. Yes, UB, Alone, Tatvik. Fantastic. Good to see everyone. Come on, Fadafat, just spread the good word and get everyone who wants to attend the session. Yeah, put the link of the video in your groups and let your friends know that sir is live and we are going to start the session in the matter of few seconds. Come on, everyone, Fadafat. बहुत सही रिद्धिमान आदित्य बसवराज Dolly is also there. Dakshata, welcome. Sumit, Divyam, fantastic. Good to see all of you guys. Welcome. Akila, Ipsita, Akansh. Fantastic. इसलिए yes guys, हम learners हैं, हम achievers बनना चाहते हैं, and to achieve we have to make sure that our foundation is strong, our conceptual understanding is super duper clear, and that is why these marathon sessions, that is why these revision sessions, so that हम कंप्लीट तरीके से चैप्टर को पढ़े, कंसेप्ट्स भी, प्रॉब्लम्स भी, एप्लीकेशंस भी. ठीक है बच्चों, मेरा नाम है गणेश पवार, बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे विद 10 plus years of teaching experience, and here I am to make sure that you take your preparation of mathematics to the next level, and if you think you can score 100 on 100, you can get 100 on 100. So let's give our best and make sure that we materialize this dream and make sure that this becomes a reality. Yes बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक है हमारा livedaily.me/chat. फटाफट जुड़ जाइए अगर आप नहीं हो तो, so that you do not miss out on any वीडियो ऑफ योर फेवरेट एजुकेटर जो लाइव आता है इस चैनल पे. ठीक है बच्चों. यस, हाय, हेलो, वेलकम एवरीवन. फंटास्टिक. किसले भी है, राइट. वेलकम एवरीवन. ये अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स हैं बच्चों, इसके बारे में एंड में मैं और काफी ज्यादा डिटेल्स में बताऊंगा. बट अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम विच विल शेप योर लाइफ. क्योंकि मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है ना, और अगर आपके पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है जो जीपी लाइव ये कोड यूज करके आपको सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपए में मिलने वाली है, राइट, 10% डिस्काउंट के बाद पूरे एक साल के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, एंड दैट टू फॉर ऑल सब्जेक्ट्स दैट आर देयर इन बोर्ड. सो एज आई वाज सेइंग, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन are the only two things you need to crack your board examination and make sure that it is a success for you, right? So फटाफट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा. जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे है, दे आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ग्रास्पिंग कॉन्सेप्ट्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन. इतनी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास अलग अलग तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए, चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए. तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए प्लस प्लेटफॉर्म और अपने लाइफ को शेप कीजिए 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स को बहुत तगड़ा बनाने के लिए. ठीक है बच्चों, फंटास्टिक, राइट. Yes, Akila, awesome, बहुत बढ़िया. Now, one important thing, in case you do not know, 4 बजे वाले सेशन में भी मैंने ये चीज बताई थी. Let's crack KVPY. ये अमेजिंग सी सीरीज शुरू होने वाली है संडे से, 23 अगस्त से ये सीरीज शुरू होने वाली है अनअकैडमी 11th-12th के चैनल पे, एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर फन बच्चों, राइट. तो इसके बारे में एक कर्टन रेजर इवेंट होगा, एवरीथिंग यू नीड टू नो इवेंट होगा कल रात को, जिसके बारे में अपडेट्स आपको मिल जाएंगे चैनल पे, right? But as you can see, Sunday से morning 7 o'clock we are going to start this amazing event and it's going to be it's going to be amazing fun. अभी के लिए हम फटाफट शुरू करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्योंकि यार टाइम की कमी तो होती है, जितना करो उतना कम है, राइट. तो इसीलिए ये पावर पैक सेशन है हमारे पास, जहां पे हम सारा कंटेंट लेके आए हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का, राइट. जैसा हमने पिछले बार भी कहा था, कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस ये दोनों कंसेप्ट्स नहीं है, एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 नहीं है, बट एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 यही दो इतने बड़े और एलॉबरेट कॉन्सेप्ट्स हैं
कि हम लोग काफी अच्छे से स्ट्रेस करेंगे उन पे, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के और अदर प्रॉब्लम्स भी जो मैंने अलग अलग सोर्सेस से जुगाड़े हैं, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस के, और उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा. यस, सक्सेस फाउंडर्स इज सेइंग please treat how to prove one and many one. I had seen your comment as well, success founders. Do not worry, I will elaborately teach you how to prove that a function is one or many one without using horizontal line test, without using graph as well. Okay, we'll see the graphical method and the horizontal line test method as well, but I will also show you step by step किस तरीके से prove करना है. So do not worry, but it will come in the later part of today's session, right? And today's session is, I'm planning to have it like a 2.5 hour 3 hour session, a complete power packed session, right? So be ready, stay calm, composed, and you will get the best out of this session. Good evening Krishnagant, good evening each and every one of you, right? Awesome, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलो बच्चों, ये चीजें पिछली बार के सेशन में हमने करी थी, right? So whoever was there in the previous session knows all of these things, but let's quickly have a brief recap about what all we had done. We had said कि यार हमारे पास ना ये दो सेट्स हैं, ठीक है? ये हमारे पास दो सेट्स हैं. पहला सेट है ये जिसमें तीन फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं, और दूसरा सेट है ये जिसमें तीन कलर्स के नाम लिखे हुए हैं, राइट? So we started with the idea of saying that okay, this is a set, we call this set A, capital A. This is a set, this is another set which we call set B, right? Then we said that number of elements in set A is 3, cardinality of set A is 3, right? जिसको हमने लिखा भी था किस तरीके से, अगर आपको याद है तो हमने ऐसे लिखा था n of A is equal to 3, which basically means the number of elements in set A is 3, and same applies for number of elements of set B as well, right? Now we generally said कि अच्छा इसका number of elements is small m, इसका number of elements is small n, then we multiply these two numbers m and n, right, or 3 and 3 in this case, and say that the total number of ordered pairs, ठीक है, the total number of ordered pairs. अब ordered pairs क्या है? ordered pairs जो आपके right में लिखे हुए हैं वो है total number of ordered pairs. In this case is 3 into 3, which is 9, right? So basically what is an ordered pair? An ordered pair is nothing but pick one element from this set, pick one element from this set, this comma this in the bracket, that becomes an ordered pair. And as you can see, there will be 9 ordered pairs over here: strawberry comma red, strawberry comma green, strawberry comma black, grapes comma red, grapes comma green, grapes comma black, kiwi comma red, kiwi comma green, kiwi comma black. ये सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, and I hope you can see that, right? And these 9 ordered pairs together collectively are called the Cartesian product. Does everyone remember, guys? Together all these 9 ordered pairs, right? So 9 ordered pairs are called the Cartesian product. ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था. I hope सबको याद है, right? I hope सबको याद है. In general we will write in general m into n ordered pairs, m into n ordered pairs, ठीक है, and the set connecting set which has all these ordered pairs, right, are called as the Cartesian product. Everyone clear, guys? Is the Cartesian product or the CP as we call it, right? So I hope सबको ये पता चल गया है कि भाई ordered pairs क्या है ना, और Cartesian product क्या है, right? So whoever has joined now, hello, welcome once again everyone. Just start हुआ है, right? So yes, हमने फिर ये बोला था कि यार अगर है ना 9 ordered pairs हैं इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के, ये सेट और ये सेट के 9 ordered pairs हैं, तो हमें ये याद है कि कितने रिलेशंस पॉसिबल है. हमने इसके बाद ये भी बोला था that there are, if m into n is the total number of ordered pairs, right? Yes, thank you free soul, right? If m into n is the total number of ordered pairs, हमने ये बोला था that the total number of relations is 2 raised to m into n. In this case it's going to be 2 raised to 3 into 3, which is 2 raised to 9. And 2 raised to 9 we said is 512. So there are a lot of possible relations. 512 relations possible है, right? इस स्टेज पे हमने बहुत ज्यादा एनालाइज किया था कि भाई रिलेशन क्या है,
what is a relation at the end of the day? A relation is nothing but a subset of the Cartesian product, ठीक है, और उसको ग्राफिकली भी हमने समझने की कोशिश की थी, राइट। ये जो रेड एलिप्स है ना, या तो रेड सेट है जो भी, ठीक है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका। ये जो रेड कलर का सेट है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, समझ रहे हो बच्चों? तो यार दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, द रेड कलर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से वो व्हाइट डॉट्स को गिनो, तो these are all these 9 ordered pairs represented by these white dots, right? Now amongst these 9 white dots, 4 white dots को पिकअप करके आप एक बास्केट में डालोगे और एक सबसेट बनाओगे, ठीक है, एक सबसेट बनाओगे, और उस सबसेट को हम एक रिलेशन बोल सकते हैं। अलग अलग सबसेट्स के अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है, ठीक है, ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है, इट सिग्निफाइज दिस कंडीशन, A has the color B, right? A has the color B. So strawberry is connected to red because strawberry has a red color. Grapes is connected to green because there are green grapes and black grapes. And kiwi is connected to green because kiwi has a green color from inside, right? तो ये सब हमने पढ़ रखा है, right? Yes, thank you देवेश, yes. तो ये सब हमने पढ़ रखा है और हमने ये बोला है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला A has the color B, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला 9 में से 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। आउट ऑफ 9 देयर आर 4 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच सैटिस्फाई दैट कंडीशन, एंड हेंस बेसिकली 9 में से मैं 4 ऑर्डर्ड पेयर्स उठा रहा हूं और दूसरे बास्केट में डाल रहा हूं। ये एक दूसरा सबसेट बना रहा हूं और उसको मैं एक रिलेशन बोल सकता हूं। और ऐसे 512 रिलेशंस पॉसिबल हैं, उनमें से कुछ मीनिंगफुल रिलेशंस हैं और काफी सारे स्पेशली क्योंकि ये वर्ड वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, काफी सारे ऐसे रिलेशंस हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो आई होप वो फंडा आपको समझ में आ गया। 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से मैं 0 ऑर्डर्ड पेयर्स चूज करके भी रिलेशन बना सकता हूं जो एक एम्प्टी रिलेशन होगा, राइट। 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से मैं सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर उठा के भी रिलेशन बना सकता हूं। ये 9 ऑर्डर्ड, वो 9C1 होगा। 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से मैं 2 ऑर्डर्ड पेयर उठा के भी एक रिलेशन बना सकता हूँ, वो 9C2 होगा, राइट। और पिछली बार हमने ये सीखा था बच्चों, यार the reason why it comes out to be 2 raised to 9 is this: 9C0 plus 9C9 plus 9C1, 9C0 plus 9C1 plus 9C2 and so on till 9C9, है ना। एंड दिस इज नथिंग बट 2 raised to 9। ये आपके 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है बच्चों, 11th स्टैंडर्ड में, राइट। दैट NC0 plus NC1 plus NC2 till NCN, addition of all these things is 2 raised to n। बहुत इजीली बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके प्रूव किया जा सकता है, एंड दिस इज द एंटायर आइडिया। ये 9 ऑर्डर्ड पेयर्स के बास्केट में से मैं 0 ऑर्डर्ड पेयर भी उठा सकता हूँ, 1 ऑर्डर्ड पेयर भी उठा सकता हूँ, 2 ऑर्डर्ड पेयर भी उठा सकता हूँ, 3 ऑर्डर्ड पेयर भी उठा सकता हूँ, और ऐसे ऐसे करके 9 ऑर्डर्ड पेयर भी उठा सकता हूँ। मतलब पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उठा सकता हूँ। और अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स उठा के अलग अलग टाइप्स के रिलेशंस मुझे आएंगे, सारे मिलके 2 raised to 9 512 रिलेशन होंगे, जिसमें से एक रिलेशन यहाँ आपको दिख रहा है व्हाइट एरो से कनेक्ट किया गया, जिसका कंडीशन है A is the color of B, A has the color B, strawberry has the color red, grape has the color green, grape also has the color black and kiwi has the color green। अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया है तो रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसका पूरा बेसिक आइडिया और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आइडिया यूजिंग द वेन डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, राइट बच्चों। अगर हुआ है तो थम्स अप, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। यस, ग्रेप्स रेड भी होते हैं, सही बोला, और पिछली बार हमने इस बारे में बात भी किया था, बट कॉमन कंसेंसस हमने ये निकाला था कि यार सब लोगों ने रेड ग्रेप्स देखे नहीं है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने छोड़ा था, है ना। तो वैसे तो यार इनफैक्ट स्ट्रॉबेरी भी ग्रीन कलर के होते हैं, बट हम मान नहीं रहे उन लोगों के अभी के लिए, ठीक है। हम बस ऐसे कंडीशंस ले रहे हैं जो काफी जनरल है, ठीक है। yes, all functions are relations but all relations are not function, absolutely correct success founders, but we'll talk about that when we talk about functions, not now, ठीक है। तो right now we want to make sure कि relations एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया विशाल, डॉली, आशीष, फंटास्टिक वर्क। और किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। अकेला, awesome, very good, very good। then we came to this example, right, then we came to this example जिसको मैंने बोला था कि यार हम elaborately ऐसे लिख सकते हैं, but if I am not wrong we took really simple examples, we took really simple examples। if I'm not wrong we had taken CSK over here and MI and blue and जितना मुझे याद है CSK
yellow, and then we had Mumbai Indians and blue, right? So we said that you know the total number of ordered pairs n of teams. This, let's say we call this team. This set is T. This set is J. Jersey J. Number of teams are number of elements in the set T is 2. Number of elements in the set J is also 2. So the total number of ordered pairs, okay, ordered pairs is 2 into 2, which is 4, right? The total number of relations is nothing but 2 raised to 4, which is 16. इसके बारे में भी हमने पिछली बार पढ़ा था और हमने वो सारे 16 रिलेशंस समझने की, देखने की कोशिश की थी. सबसे पहले तो हमने बोला था कि एक ऐसा रिलेशन है वो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं देता. यहाँ पे पहली बात 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. कौन से? CSK कॉमा येलो, राइट? CSK कॉमा ब्लू, right? CSK will win this year. Fantastic, right? MI comma yellow, right? And MI comma blue. There are 4 ordered pairs. I hope everyone can see, right? But if I have to create a relation according to the condition, relation is such that A comma B, right? उस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं. A comma B is a part of R such that, ठीक है? A comma B is a part of R. So here we will write, here we will write small t comma small j is a part of R. अब मैंने small t और small j क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि small t will be an element of capital T, small j will be an element of capital J, right? So t element from here comma j element from here is a part of a relation such that अगर आप देखेंगे डबल डॉट A has the color B. So the condition क्या होगा यहाँ पे, right? The jersey color of T is J. समझ रहे हो? So the jersey color of CSK is yellow, and that is why CSK comma yellow, is a part of the relation, right? Now MI has the color blue. The jersey color of MI is blue. So MI comma blue is a part of the relation. But on the other side, do we also realize that CSK comma blue is not a part of the relation, and MI comma yellow is also not a part of the relation. So basically ये 4 ordered pairs के basket में से, मैंने 2 ordered pairs उठाए और एक relation बनाया. So CSK comma yellow and MI comma blue, these 2 ordered pairs in a curved bracket makes one of these 16 possible relations. I hope everyone is getting an idea and feel. If yes, please put a thumbs up. अगर कोई doubt है तो please पूछिएगा. फटाफट guys आगे बढ़ते हैं, right? ये हमने बहुत सारे teams को लेके एक चीज बनाई थी, तो यहाँ पे है, you can understand the same construction, jersey color of the team, right? उसके बाद हमने यहाँ पे ये चीज create की थी बच्चों, और ये चीज हमें काफी ज्यादा हेल्प की थी. इट हैड हेल्प्ड अस अ लॉट. वी सेड दैट ऑन सेट ए का मतलब होता है A क्रॉस A, right? A क्रॉस A. So basically the number of ordered pairs is 4 into 4, 16. 16 ordered pairs थे, ये हमने देखा था. Number of ordered pairs is equal to 4 into 4, which is 16. ठीक है? फिर हमने वो 16, एक काम करते हैं, सबसे पहले वो सारे 16 के 16 ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेते हैं. 0,0, 0,1, 0,2, 0,3. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? पहले सेट में 0, 1, 2, 3 है, दूसरे सेट में 0, 1, 2, 3 है, तो 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 ये चारों मैंने लिख लिया. अब मैं 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 ये सारे के सारे ऐसे करके 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखने वाला हूँ. ठीक है? ऐसे करके सारे के सारे 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखने वाला हूँ जो पॉसिबल है. 1,0, 1,1, 1,2, 1,3. I want all of you in the meantime to understand the condition. ये जो कंडीशन है यहाँ पे a माइनस बी लेस देन 2, उसको अप्लाई करें और ये देखें कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स, इन 16 में से कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं.
ठीक है, ये हमने पिछली बार किया था, आई क्लियरली रिमेंबर, बट आई वांट दिस सो दैट इट हेल्प्स अस टू टेक द कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड टू सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एज वेल। ठीक है, तो ये सारे के सारे 16 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, क्योंकि अभी हम नंबर्स में आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम जनरली इस इन एग्जांपल्स के साथ डील कर रहे थे जहां पे वो वर्ड्स थे और लॉजिकल कनेक्टिविटी थी। यहाँ पे नंबर्स है, लॉजिकल कनेक्टिविटी है बट नंबर्स है, right? So a minus b is less than 2. Very easy to see. You will see that 0 minus 0 is 0 and that is less than 2. So this is the part. 0 minus 1 is minus 1 less than 2. 0 minus 2 minus 2 less than 2. 0 minus 3 minus 3 less than 2. 1 minus 0 1 less than 2 agreed. 1 minus 1 0 less than 2 agreed. 1 minus 2 minus 1 less than 2. 1 minus 3 minus 2 less than 2. 2 minus 0 is 2 minus 0 less than 2? 2 minus 0 is 2. Is 2 less than 2? No, it is not. And hence, this is not a part of the ordered pair. 2 minus 1. 1. Is 1 less than 2? Yes, of course it is. So this is 2 minus 2, 0. 0 is less than 2. Yes, it is. So it's fine. 2 minus 3 minus 1 less than 2. Yes, it is. 3 minus 0, 3. Is 3 less than 2? No. And hence 3 comma 0 is not a part. Same happens with 3 comma 1. 3 minus 1, guys, is 2 and 2 is not less than 2. So even this, so as you can see, there are 3 ordered pairs which are not a part of this particular relation. बाकी सारे के सारे 13 ordered pairs जो हैं इस relation को satisfy कर रहे हैं, right? इस relation को satisfy कर रहे हैं. So R is equal to this. Is everyone clear, guys? Right? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा फटाफट. कम ऑन. Awesome, awesome, fantastic. Yes, so only these 3 ordered pairs have left holes. Otherwise, the entire set is the relation per set. 16 ordered pairs हैं, उसमें से 13 ordered pairs जो हैं satisfies this relation. I hope everyone is able to see and connect with the idea, right? Now, ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, राइट? और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया भी हुआ है, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अलग अलग टाइप के रिलेशंस पे आए. हमने बोला कि यार अगर m into n is the total number of ordered pairs, 2 raised to m into n is the total number of relations, right? बट रिलेशन क्या होता है? इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. और हमने इस डायग्राम में यहाँ पे देखा था कि यार मैं सबसेट ऐसे भी तो बना सकता हूँ, एक ऐसा सबसेट जिसके अंदर कुछ ना हो, zero elements हो, and that kind of a subset, that kind of a relation is called as an empty relation, guys, right? That kind of a relation is called an empty relation. और पिछले क्लास में हमने ये भी देखा था कि एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं empty relation का, है ना? इसी केस में लेस देन -5 कर दो, लेस देन -5 कर दो, पॉसिबल ही नहीं है. कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे अगर मैं 2 के जगह पे -5 कर दूं, none of these ordered pairs will satisfy this condition. None. कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा. ढूंढ के दिखाओ a minus b is less than -5. कैन यू सी दैट, गाइज? क्या आप देख सकते हो इन 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में से एक भी ऑर्डर्ड पेयर a minus b less than -5 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा? और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि देयर आर 0 ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन a minus b less than -5 and hence it's an empty relation. Yes guys, समझ में आ रहा है सबको? राइट? सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सबके बारे में आएंगे धीरे धीरे करके, प्लीज सब लोग फोकस करके रखिएगा, राइट? तो इस ही एग्जांपल को यूज करके मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सारी चीजें बताऊंगा. तो एवरीवन प्लीज फोकस, काम डाउन, स्टेप बाय स्टेप विल लर्न एवरीथिंग एंड मूव फॉरवर्ड. बहुत मजा आएगा बच्चों, ट्रस्ट मी, राइट? तो दिस वाज वन एग्जांपल जहां पे मैंने ये बोला था कि यार we can say that there are 16 ordered pairs and 2 raised to 16 is a huge number, and 2 raised to 16, that huge number is basically the total number of possible relations, right? Total number of possible relations. तब यार इतने सारे रिलेशंस कैसे हो सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, और जब हम मैथ्स, नंबर्स की दुनिया में आते हैं, राइट, तब हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. जैसे अभी आपने देखा कि 2 के जगह मैंने -5 रख दिया और 16 में से 13 ऑर्डर्ड पेयर्स के जगह 0 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए. अगर वो -5 की जगह मैं +5 रख दूं तो क्या होगा बच्चों? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल हैपन इफ इन प्लेस ऑफ दिस 2, if in place of this 2 I have 5, if in place of this 2 I have 5, what will happen? I want to look at that in the chat box. Come on guys. अगर मैं
a माइनस बी लेस देन 5, ये कंडीशन, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कंडीशन बदलोगे वैसे आपका जो बास्केट है वो चेंज होता जाएगा, आपका रिलेशन जो है वो चेंज होता जाएगा, इसीलिए वो 2 raised to 16 सारे के सारे ह्यूज नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं, राइट। तो अगर मैं वो 2 को 5 कर दूं तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 16 में से। आउट ऑफ द 16 ऑर्डर्ड पेयर्स, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल सैटिस्फाई द कंडीशन a minus b is less than 5? Yes, absolutely correct, fantastic, राइट गाइज, बहुत बढ़िया। सारे के सारे 16 ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल ऑफ देम विल सैटिस्फाई द कंडीशन a minus b लेस देन 5। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेके देख लीजिए, इवन दिस वन, दिस वन, दिस वन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ a minus b लेस देन 2, राइट। हर एक सिचुएशन में you will see that a minus b is indeed less than 5, 3 minus 2 less than 5, 3 minus 0 less than 5, 2 minus 1 less than 5, 0 minus 3 less than 5, and since all the ordered pairs of the Cartesian product are a part of the relation, all of them are a part of the relation, such kind of a relation is called as a universal relation, ठीक है। मतलब the relation is nothing but equal to the Cartesian product, है कि नहीं। रिलेशन हैज ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, नो, रिलेशन हैज ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही है, सेम ही है, उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। और एक ऐसा रिलेशन जिसमें नल सेट है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, जीरो ऑर्डर्ड पेयर्स, दैट इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन। बाकी सारे रिलेशंस के जो टाइप्स हैं वो इन दोनों के बीच में आते हैं, ये समझ में आ रहा है सबको, right? Is everyone absolutely clear about empty relation, universal relation with the example that you're talking about? क्योंकि बच्चों अगर एग्जाम्पल के साथ फील करो, कनेक्ट करो, तब जाके आप अपने आप से एग्जाम्पल्स बना सकते हो, नए एग्जाम्पल्स, नए क्वेश्चंस, नए प्रॉब्लम्स में आप उसको डिकोड कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। ऑल राइट, सो उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव बोला था, रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, और फिर हमने आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ा था, यस, सबको याद है। रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन है, बेसिक कंडीशन ये है कि यार जो आपका पहला सेट है ए सेट, ठीक है, जनरली तो हम ए क्रॉस ए करते हैं, ठीक है, बट कभी कभी ए क्रॉस बी होता है, बट रिफ्लेक्सिव के लिए मेजरली हमें ए क्रॉस ए ही चाहिए, कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल ए ही चाहिए। इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, इफ every element a, for every value of small a, if you have a comma a as the ordered pair, then it is reflexive in nature, right? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले केस में do you see that you have a comma a, 0 है? Do you also see that there is 1 comma 1? Do you also see that there is 2 comma 2 and 3 comma 3? So each and every single element, ध्यान से देखो, 0 1 2 3, there are only 4 elements, 4 numbers in the set A, ठीक है, 4 ही एलिमेंट है। और अगर ये चारों एलिमेंट के a कॉमा a, ये चारों एलिमेंट के a कॉमा a अगर रिलेशन में है, राइट, if all the 4, 0 comma 0, 1 comma 1, 2 comma 2 and 3 comma 3 all are a part of the relation, right, then this relation is reflexive in nature। काफी इजी है ये बात समझना, एवरीवन एब्सोल्युटली क्लियर, किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछिए, राइट, यस, एवरीवन क्लियर, रिफ्लेक्सिव है। हम बहुत सारे और एग्जांपल्स देखेंगे यार, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने को है, आपको समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्सिव क्या। अभी के लिए बस ये समझो दैट फ्रॉम द पेरेंट सेट कैपिटल ए, फ्रॉम द पेरेंट सेट कैपिटल ए, ऑल एलिमेंट्स शुड बी इन द फॉर्मेट ए कॉमा ए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, ये एक अच्छा एग्जाम्पल निकाल के हमने देखा था, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो सीएसके कॉमा सीएसके, इंडिया कॉमा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कॉमा ऑस्ट्रेलिया, तीनों पॉसिबिलिटीज ए कॉमा ए के हैं, एंड हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट दिस रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि है ना, ए कॉमा ए या टी कॉमा टी के जगह दूसरे भी ordered pairs हैं, so this was not identity, as we said identity is something where we only have a comma a, ठीक है, only have a comma a, so csk comma csk, india comma india, australia comma australia। similarly अगर हम पीछे वापस जाएं इस एग्जांपल की तरफ, ये एग्जांपल भी रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा है, right? Is everyone able to understand this? Good evening, Princey, right? Everyone able to understand this, that this relation
is reflexive in nature but not an identity relation, because इसमें सिर्फ a comma a नहीं है, a comma a के अलावा और भी काफी सारे ordered pairs हैं. Everyone clear guys? फटाफट. Awesome, wonderful, good to see that guys. चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. Right, रिफ्लेक्सिव हमने देख लिया. अब हम सिमेट्रिक देखेंगे. यहाँ पे एग्जांपल्स थे सिमिलर तरीके के एग्जांपल. सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का सबसे कीवर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड ये इफ है ना. इफ इज द कीवर्ड. वो ये बोल रहा है कि अगर आपके रिलेशन में इफ a1 a2 is a part of the relation, ठीक है, then and only then you have to make sure that a2 a1 is also a part of the relation, ठीक है. And if this doesn't happen, then it is not symmetric. If it happens for all a1 a2 like this, then it is symmetric. If it is not happening for any one particular component also, then it is not symmetric. क्या ये फील आ रही है बच्चों कि यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं? राइट, yes, absolutely correct Sandhiti. Every identity relation hence must be reflexive, will be reflexive, but every reflexive relation won't be an identity relation. जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, लिखा भी हुआ है, पिछली बार भी हमने ये पढ़ा. राइट, सो अगर पेरेंट सेट आपका 1, 2, 3 है, तो 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 ये तीन ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, तब जाके आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा. राइट, बट ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में यही चाहिए होता है. बट रिफ्लेक्सिव में इसके अलावा अगर कुछ है तो कोई पाबंदी नहीं है. जैसे आप देख रहे हो 1, 1, 2, 2, 3, 3 यहाँ पे भी है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें दो और अदर ऑर्डर्ड पेयर्स है. एवरीवन क्लियर गाइस? आई होप दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन. राइट, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फर्क क्या है? राइट, फैंटास्टिक. तो सिमेट्रिक अभी हमने देखा, सिमेट्रिक अभी हमने देखा a1 a2, ठीक है, अगर आपके रिलेशन में है तो a2 a1 होना चाहिए. आई वुड से यार हम लोग ना ये वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं. हमारे ये वाला एग्जाम्पल जो हमने क्रिएट किया है, और इसको यूज करके हम कोशिश करते हैं कि ये समझे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं. कम ऑन गाइस, कैन एवरीवन थिंक अबाउट इट कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या नहीं. सॉरी, रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक. राइट, ध्यान से देखो. अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार ये आपका a, b है, 0, 1, ठीक है, 0, 1 इज अ पार्ट, ठीक है, 0, 1 इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन. तो सिमेट्रिक होने के लिए 1, 0 चाहिए. उल्टा a1 a2 is a part of the relation, I know that, then a2 a1 should also be a part of the relation. So 0, 1 का उल्टा 1, 0, तो it is a part of the relation. Does that mean that relation is symmetric? No. This is where you have to be smart. यहाँ पे हमने बस ये प्रूव किया कि अच्छा हाँ ये एक सिमेट्रिक पेयर है. इसका ये मतलब नहीं है कि ये डेफिनेटली पूरा रिलेशन सिमेट्रिक है. हमें और सारे एलिमेंट्स को जज करना है. समझ में आ रहा है? नो मैना, आइडेंटिटी रिलेशन हैज नथिंग टू डू विद सिमेट्रिक रिलेशन बाबा. राइट, right? अच्छा हाँ, by default it is. Yes, that's a right logic. Actually that's correct मैना, that's correct. Every identity relation is actually a symmetric relation, क्योंकि identity relation में सिर्फ ये चार pairs होंगे, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2 and 3, 3. यहाँ पे तो by default symmetric हो जाता है. Right, now coming back to the point of symmetry, why this is not symmetric is because 0, 2 is a part of the relation but 2, 0 is not. ठीक है, 0, 2 is a part of the relation but 2, 0 is not, and hence this relation is not symmetric. Similarly 0, 3 is a part of the relation but 3, 0 is not. समझ में आ रहा है? 1, 3 is a part of the relation but 3, 1 is not. So I have not 1, 2, 3 examples, 3 particular cases to prove that this relation is not symmetric. समझ में आ रहा है बच्चों? मेरे पास ऐसे 3 एग्जाम्पल्स हैं जहां पे मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है. राइट, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, ट्रांजिटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव फॉर श्योर, नॉट सिमेट्रिक फॉर श्योर. लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिव. राइट गाइस? Yes, so I hope everyone is clear कि क्यों सिमेट्रिक नहीं है. अगर क्लियर है तो थम्स अप डाल दीजिए चैट बॉक्स में, so that we can discuss more about it. राइट, फटाफट, ऑसम. राइट, बहुत बढ़िया. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके आते रहेंगे, चिंता मत करो.
यस ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर A1 कॉमा A2 आपके रिलेशन का हिस्सा है, राइट, समथिंग लाइक लेट्स से 3,7 रैंडम नंबर्स में डाल रहा हूं, इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, ठीक है। एक बार आपको ये दिख गया ना, आपको 3,7 दिख गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना है जो 7 से स्टार्ट कर रहा हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना है जो 7 से स्टार्ट कर रहा हो, है ना, तब जाके आप ट्रांजिटिविटी चेक कर पाओगे। ध्यान से देखो क्यों। A1 कॉमा A2 इज अ पार्ट ऑफ आर, ठीक है, कॉमा एंड A2 कॉमा A3 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर, A2 कॉमा A3 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर, सो लेट्स से 7 कॉमा 50, राइट। रैंडम एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। अगर आपको इस तरीके का सेटअप मिल गया, अगर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल गया वेयर देयर इज A1 A2 एंड A2 A3, है ना, और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन का हिस्सा हैं, 3,7 and 7,50 both are ordered pairs, which are a part of the relation capital R, then for this relation to be transitive, for this relation to be transitive, 3,50 should also be a part of R, right? Now if this is a part of R, अगर ये हो रहा है तो you have to check more, check for other cases, right? Now on the other hand, if this is not a part of R, if it is not a part of R, this is not transitive, सीधी बात, राइट। तो बेसिकली ट्रांजिटिव नहीं है, ये प्रूव करने के लिए आपको बस ऐसा एक केस लेना है जहां पे ये नहीं हो रहा, है ना। A कॉमा बी और B कॉमा सी रिलेशन का हिस्सा है और A कॉमा सी रिलेशन का हिस्सा नहीं है, अगर एक सिचुएशन वैसा मिल गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं है ना। बट अगर आपको ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं मिला जहां पे 3,50 रिलेशन का हिस्सा नहीं है, हर हमेशा A, C रिलेशन का हिस्सा है, हमेशा A1, A3 रिलेशन का हिस्सा है, तब वो ट्रांजिटिव होगा। और अगर आप ऐसा ऑर्डर्ड पेयर का सेटअप जो रेड में लिखा हुआ है 3,7 7,50, या तो A1, A2 और A2, A3, ऐसा जहां पे ये A2 और ये A2 सेम है ना, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर का सेटअप ही नहीं मिलता, तो बाय डिफॉल्ट रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो, राइट। तो एक चीज यहां पे लिख देता हूं, राइट। इफ यू डोंट गेट अ सेटअप लाइक दिस, इफ यू डोंट गेट अ सेटअप लाइक दिस, डोंट गेट टू ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ दिस फॉर्मेट, then by default, by default it is transitive। समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? एवरीवन क्लियर? फटाफट। तो क्या हम उसी एग्जांपल पे चले चेक करने के लिए, उसी एग्जांपल पे चले चेक करने के लिए कि क्या ये पर्टिकुलर एग्जांपल ट्रांजिटिव है या नहीं। कम ऑन गाइस, फटाफट। चलो बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक हिट नहीं किया, फटाफट लाइक हिट कर दो बाबा। गुड इवनिंग कुणाल, वेलकम। दिव्यम, फंटास्टिक। फटाफट, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? सोचो 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 सोचो, थिंक। Do you think that this relation is transitive in nature, right? यस यस, एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। 0,1 लेते हैं, ठीक है, फिर 1,3 लेते हैं। इफ देर इज 0,1, राइट, देन 1,3। डू यू अंडरस्टैंड कि ये 1 और ये 1 कॉमन है, इसीलिए मैं ट्रांजिटिव के कंडीशंस यहाँ लगा सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर 0,1 है और 1,3 है, अगर 0,1 है और अगर 1,3 है, तो 0,3 होना चाहिए रिलेशन में। क्या 0,3 है रिलेशन में? है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नहीं, अभी मैं नहीं बोल सकता कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है ना, क्योंकि मुझे दूसरे केसेस चेक करने हैं। समझ रहे हो? यही तो मैंने लिखा था यहाँ पे, ध्यान से देखो। अगर ये है, अगर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, तो आप चेक फॉर अदर केसेस, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी केस टू प्रूव दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, दैट मींस इट इज ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है? ऐसे सोचना है। गुड इवनिंग संगीत, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन। राइट, सो लेट्स गो बैक। विनीता इज सेइंग इट्स ट्रांजिटिव, चेक करते हैं। या
तो ओके 0,1 1,3 है तो 0,3 होना चाहिए और 0,3 यहाँ पे है, राइट। तो इसका मतलब ये केस के लिए वो वैलिड है, ये केस के लिए वैलिड है। आगे हमें चेक करना है, ठीक है, आगे हमें चेक करना है। अब और एक केस लेते हैं, लेट्स ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद अदर केसेस आल्सो, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पे जो है ना 3,0 है नहीं, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पे 3,0 नहीं है। तो 3 से शुरू करने वाला टर्म 3,2 और 2,0 भी नहीं है, सो देयर इज नो इश्यूज अबाउट इट। लेट्स सी व्हाट इज दिस वन 3,1। तो 0,3 एंड 3, ना ना 3, समथिंग 3,2 से एंड 2,1। हाँ, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, यस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, कुड यू फिगर इट आउट? ध्यान से देखो, ये जो तीनों ब्लू डॉट्स वाले टर्म्स हैं, या इनको यूज करके हम ये देख पा रहे हैं कि यार 3,2, ध्यान से देखो विच आर द एलिमेंट्स आई एम पिकिंग अप। 3,2 is a part of the relation and 2,1 is also part of the relation, ठीक है। 3,2 is a part of the relation and 2,1 is also part of the relation. So don't you think so by transitive logic 3,1 should be a part of the relation, which it is not, and hence it is not transitive? क्या ये समझ में आ रहा है? Right, are we understanding that why this particular function, why this particular relation is not transitive? राइट, वेरी गुड अनुराग, जिसको भी ये समझ में आया बहुत बढ़िया। मैं एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो। क्या 3,2 इज एन ऑर्डर्ड पेयर इन दिस रिलेशन, राइट? तो इट्स लाइक a, b या फिर a1, a2 इज 3,2, राइट? तो जो आपका a2 होता है उससे स्टार्ट करने वाला और एक ऑर्डर्ड पेयर आप ढूंढो, ठीक है। यस yes, Ganpati Bappa Moria, Nimesh Babu, right? So 2,1 is an ordered pair that we are taking, right? We can take any other also, we can take any other also, but ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे आप प्रूव कर पाओ डिसाइसिवली कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खोजा, देखा, थोड़ा ऑब्जर्व किया, राइट? तो हमने 2,1 लिया। यू कैन अनीश, यू कैन, बट उससे आपको कुछ ऐसे आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है ना। So it's all about experimenting with the right values, right? So once again 3,2 is the first order pair that I'm considering. Naturally, since it's 3,2, I have to take the second order pair as 2, something, करेक्ट? क्योंकि यार a1, a2 अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो मुझे a2, a3 लेना पड़ेगा टू चेक ट्रांजिटिविटी, करेक्ट? So 3,2 is an ordered pair, 2,1 is an ordered pair. I'm second taking that as 2,1 क्योंकि यार यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अगर ये दोनों हिस्सा है रिलेशन के तो 3,1 should be a ordered pair. Now if that happens for all cases, then it is transitive. But is 3,1 is a part of the relation? It's not, and hence it breaks the basic condition of a relation being transitive. Since 3,1 is not, this relation is hence not transitive. Is everyone absolutely clear बच्चों? अगर समझ में आया तो thumbs up, अगर कोई doubt है तो please पूछिएगा फटाफट, so that we can move forward. It's an important stage of our understanding at this level, right? Come on guys, फटाफट, अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा, राइट? कि क्यों ट्रांजिटिव नहीं है इसका रिलेशन, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, राइट? नो जय, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो इफ a, b एंड b, c आर ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। जय ने जो रीजन लिखा है ना, लेट्स ट्राई एंड एलॉबरेट ऑन दैट रीजन। मैं वो रीजन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके में लिखना चाहूंगा, ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूं तो सब लोग ध्यान से पढ़े। इफ a, b and b, c are ordered pairs of relation are ordered pairs of relation R, but a, c is not, then R is not transitive. This is how we define a transitive relation. So हम लोग transitivity जो है ना,
नॉन ट्रांजिटिविटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, है ना। अगर हमें एक ऐसा सिचुएशन मिला जहां पे a कॉमा बी और b कॉमा सी रिलेशन का हिस्सा है, 3,7 और 7,50 रिलेशन का हिस्सा है, बट 3,50 रिलेशन का हिस्सा नहीं है, बट 3,50 रिलेशन का हिस्सा नहीं है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है ना। बट अगर आपको ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं मिला जहां पे आप ट्रांजिटिव नहीं है ये प्रूव नहीं कर पाए, तब वो ट्रांजिटिव है। समझ में आ रहा है? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? यस, नो वरीज, नो वरीज, आई होप बट द थॉट प्रोसेस इज एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, फील करना कंसेप्ट को, क्योंकि आप जब अप्लाई करोगे खुद से बातें करोगे, ठीक है ना। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड कनेक्टिंग, ठीक है, इट्स मोर लाइक अ पजल। तो ये चीज फील करने की ज्यादा कोशिश करो रादर देन उसको ना थियरी वाइज लेने की, ठीक है, उस चीज को फील करने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। राइट, सो इफ वी हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज reflexive, we have understood what is symmetric, we have understood what is transitive, we need to understand अगर एक रिलेशन तीनों है तो उस रिलेशन को हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, राइट। इफ वी हैव अ रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल द थ्री, then we call it an equivalence relation. Now as you can see यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को ना एक्चुअली लिखने की कोशिश करो। लेट्स ट्राई एंड राइट इट। रिलेशन R is what? A comma B such that 3 divides A minus B, right? 3 divides A minus B, right? Now first of all try and understand कि this is an infinite relation, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करो कि ये एक इनफाइनाइट रिलेशन है, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने जीरो को, ठीक है, जीरो को मान लो मैंने ए को मान लो जीरो ले लिया है, ठीक है, सो कैन आई से 0,0 इज अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन, राइट। ध्यान से सोच के बताओ क्या 0,0 इस रिलेशन का पार्ट है? कैन आई से दैट 0 माइनस 0, कैन आई से 0 माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 3? सोच के देखो, 3 डिवाइड 0, does 3 divide 0? Is this a valid number? Is this a valid number? राइट, समझ में आ रहा है? राइट, किसी ने 2,2 भी बोला, आशीष ने 2,2 सेटिस्फाई करता है यार। 2 माइनस 2 इज 0 एंड 0 अगेन डिवाइड 0 इज अगेन डिविजिबल बाय 3। 3 डिवाइड 0 का मतलब 0 इज डिविजिबल बाय 3। 3 डिवाइड्स a माइनस b का मतलब a माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। एक बार यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इसका मतलब ये है a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3, राइट। अब ये सोच के देखो, ये सोच के देखो कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ए कॉमा ए, क्या? ए कॉमा ए, राइट। अब ए कॉमा ए अगर आप यूज करोगे तो ए माइनस बी की जगह ए माइनस ए नहीं आएगा, और ए माइनस ए तो हमेशा जीरो देगा, और जीरो तो हमेशा इज डिविजिबल बाय 3। जीरो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, विच मीन्स दैट दिस इज डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव। आप यू नो 15,15 ले लीजिए, इवन दिस इज डिविजिबल बाय 3, है ना, समझ रहे हो। अब आप 7,7 ले लीजिए, इवन 7 माइनस 7 जीरो, डिविजिबल बाय 3। तो a कॉमा ए हर जगह आने वाला है, हर एक इंटीजर के लिए आने वाला है, एवरी इंटीजर, एंड हेंस दिस इज डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव, राइट, डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव। इट वोंट बी आइडेंटिटी, it won't be an identity relation. Why? It won't be an identity relation because there would be many more terms apart from a comma a. 0,0 होगा, 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4,4 होगा, 7,7 होगा, 100,100 होगा, क्योंकि ये सारे कंडीशंस में a minus a 0 आएगा and 0 is divisible by 3. But apart from that, there will be terms like 3,0, there will be terms like 6,3, there will be terms like in fact 7,1. Can we see 7,1 is also a part of this relation? Why? Because 7 minus 1 is 6, yeah, and 6 is divisible by 3, 3 2s are 6, is everyone getting that? और ऐसे infinite terms होंगे बच्चों, infinite। but समझने वाली बात ये है कि अगर 6,3 रिलेशन का पार्ट है ना, अगर 6,3 रिलेशन का पार्ट है, तो क्या 3,6 भी रिलेशन का पार्ट है?
अगर 6,3 रिलेशन का पार्ट है तो क्या 3,6 भी रिलेशन का पार्ट है? अगर 7,1 रिलेशन का पार्ट है तो क्या 1,7 भी रिलेशन का पार्ट है? वेरी गुड, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट प्रिंसी। क्या समझ में आ रहा है? थॉट प्रोसेस सोच के देखो, राइट? अगर a minus b is divisible by 3, do you think b minus a is also divisible by 3? Such a simple common logic. 7 minus 1 is 6, ठीक है? 6 is divisible by 3, ये हमें पता है। so 1,7 will give you what? -6. If 6 is divisible by 3, then -6 is also divisible by 3, right? Just pure examples, numbers को डाल के हमने feel किया, चेक किया कि क्या वो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। हाँ करता है, तो ये सिमेट्रिक भी है, राइट? आप कोई भी और एग्जांपल ले लीजिए। इफ यू वांट टू टेक अ रियली वियर्ड एग्जांपल, आई विल गिव यू वन, डोंट वरी, राइट? 19, 4, क्या 19,4 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है? सोच के देखो। व्हाट इज a minus b? 19 minus 4, 15. Is 15 divisible by 3? Yes, absolutely it is, right? 19,4 is part of the relation, and अगर आप सोचो तो 4,19 is also part of the relation, right? So if a comma b is a part of the relation, b comma a is also, and hence it is symmetric. और अगर आप थोड़ा सा और सोचोगे इस बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिटिव भी है, राइट? ट्रांजिटिव भी है। यू कैन टेक मल्टीपल एग्जांपल्स। लेट्स से 1,4 is a part of the relation, right? And you know that 4,19 is also part of the relation, and then you will figure out that actually 1,19 is also part of the relation. But इससे आप ये नहीं बोल सकते कि ट्रांजिटिव है ना? इससे आप ये नहीं बोल सकते ट्रांजिटिव है। अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको एक भी एग्जांपल नहीं मिलेगा where you can prove that it is not transitive, and hence it will be transitive, and you can write this step by step absolutely clearly in your CBSE format, and prove that this is an equivalence relation. या और कैसे प्रूव करना है? आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। You have to just say that if a1 comma a2 is a part of R, therefore a1 minus a2 is equal to 3 times k1. Why is that? क्योंकि it is divisible by 3, no? So a1 minus a2 is basically in the multiplication table of 3, राइट? मतलब जो बड़ा मल्टीप्लीकेशन टेबल है, 10 पे रुकने नहीं वाला, वो चलते जाएगा, ठीक है? इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3 बेसिकली इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है? अगर a1 माइनस a2 3 से डिवाइड होने वाला एंटिटी है तो वो 3 इंटू समथिंग आएगा। सिमिलरली कैन आई डू द सेम फॉर a2 माइनस a3? Because if a2 minus a3 is a part of the relation, then a2 minus a3 is 3k2. मान लो k2, k1 and k2 are integers, right? Now if I have to prove for a1 comma a3, है ना? If I have to prove for that, all I have to do is add these two equations. a2 a2 will get cancelled. You can see that a1 minus a3 is equal to 3 times k1 plus k2, directly suggesting, since k1 and k2 are integers, directly suggesting that a1 minus a3 is again divisible by 3, meaning a1 comma a3 is a part of the relation. Yes, hence proved that it is transitive, right? Everyone clear guys? Yes, मैं ना उसी के ऊपर हम लोग आने वाले हैं अभी, वो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है, बट उससे पहले I just want to make sure that everyone is super duper clear with reflexive, symmetric, transitive and hence equivalence relation. Are we clear with this guys? Yes, that's correct Arnav. I hope सबको फंडा क्लियर हो गया है कि ये रिलेशन किस तरीके से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लिया टू स्टार्ट विद, बट विल टेक मोर इजियर एग्जांपल्स ताकि और अच्छे से समझ में आए। कम ऑन गाइस, राइट? Yes, that is correct. You can say that Divyam, right? वही u और q को और स्पेसिफिकली लिखने से u and q which are multiples of 3 लिखने से अच्छा मैंने सीधा 3k1 और 3k2 लिख दिया। यार k1 and k2 can be any integer, 3 लिख दिया तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि they are multiples of 3. Clear? Right? फटाफट आगे बढ़े। Come on guys, quickly. Nice. बहुत सही, बहुत सही। चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं, अब यहाँ पे मजा आएगा, राइट? दिस इज अगेन योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? इस एग्जाम्पल को लेते हैं, सब लोग प्रॉपरली इसको सॉल्व करो, प्रॉपरली सॉल्व करो, और हम ये पता करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, स्टेप बाय स्टेप। कम ऑन गाइस। 3x minus y is 0, और ध्यान से देखो x और y कहाँ से आ सकते हैं? x और y सिर्फ ये सेट से आ सकता है। There are only 14 possible values, right, where 3x minus y is 0. So basically this says 3x is equal to y,
right? That's a big compliment, Arnav. Thanks a lot, Baba. Right? Come on, 3x is equal to y. Quickly. ठीक है, तो x को अगर मैं 1 लूं तो y तो 3 होना चाहिए। x को अगर मैं 1 लूं, है ना, पूरा सेट लिखते हैं, x को अगर मैं 1 लूं तो y को तो 3 होना चाहिए, बिकॉज 3x इज y, है ना। x को अगर मैं 2 लूं, x को अगर मैं 2 लूं तो 3 इंटू 2 इज 6, राइट। x को अगर मैं 3 लूं तो 3 इंटू 3 इज 9, x को अगर मैं 4 लूं तो 4 इंटू 3 इज 12, x को अगर मैं 5 लूं तो 5 इंटू 3 इज 15। इज दिस पॉसिबल? Is this possible? Hold on to your breath. Hold on to your breath. Is 5 comma 15 possible? Right, it's not possible. It's not possible because 15 is not a part of the set at all. तो ये वाली चीज अगर मैं x को 1 2 3 4 इस तरीके से ले रहा हूं तो मैं 4 पे रुक जाऊंगा। समझ में आ रहा है? राइट, एवरीवन क्लियर विद दैट गाइस? कंटिन्यू करते हैं इसके बाद, ऑफ कोर्स कंटिन्यू करते हैं, बट x को हम 4 से ज्यादा नहीं डाल सकते। अगर x को हमने 4 से ज्यादा डाल लिया तो y का वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। राइट, आर वी क्लियर? कम ऑन। राइट, इसका और एक मतलब, इसका इसका और एक चीज बनता है, इसका और एक चीज बनता है, यस यस यस, इसका मतलब और एक चीज बनता है, आप x को और कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते। देयर आर नो मोर ऑर्डर्ड पेयर्स इन दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन जस्ट स्टॉप्स हियर, राइट। आप कोई भी और x कॉमा y इस तरीके से नहीं फिट कर सकते जो 3x इक्वल टू y में सेटिस्फाई करे। तो क्लियरली दिख रहा है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। बट ये क्यों, क्यों ये तीनों चीजें नहीं है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना रिलेशन सामने देखने के बाद, तब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है, तब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। ये आपको रिलेशन जिस तरीके से हमने लिखा, हमने कंडीशन को यूज करके रिलेशन लिखा, कंडीशन को यूज करके रिलेशन लिखने के बाद क्लियरली दिख जाना चाहिए दैट देयर आर नो ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द फॉर्मेट a कॉमा a, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2, और हो भी नहीं सकता क्योंकि 3x इज y, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। राइट, राइट, इट इज नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो क्योंकि 2,6 है बट 6,2 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। राइट, 2,6 now this is interesting, this is very interesting, right। 1,3 है, बट 1,3 है और 3,9 है, तो 1,9 होना चाहिए जो नहीं है, एंड हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो यहाँ पे 3,9 नहीं होता तब ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड बच्चों, अगर यहाँ पे 3,9 नहीं होता, सिर्फ ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स होते, अगर ये सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर्स होते तो ये ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट हो जाता, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव एंड हेंस इट इज ट्रांजिटिव। आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट गाइस? यस। Pranav, what happened? You're just writing wrong, you're just writing no, I cannot understand what you mean. Yes, Dakshita, thanks for helping Anurag, I hope it is clear, right। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है दिव्यम, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव का हमने क्या देखा था, ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा था, दैट वी हैव टू फिगर आउट a set like this where there is a1 comma a2, right, and a2 comma a3। अगर ऐसा है तो a1 comma a3 होना चाहिए, अगर a1 comma a3 नहीं है तो स्ट्रेट अवे ट्रांजिटिव नहीं है, सही। और वही सेम चीज हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है, ठीक है। क्या गलत हुआ, कैन बी जस्ट कंडीशन इज 3x minus y is 0, right। तो 3x is equal to y, does that make sense? I think it makes sense here। 3x minus y is 0, so 3x is equal to y, no? नहीं, और फिर मैं x को 1 डालूंगा तो 3 into 1 y becomes 3, x को 2 डालूंगा 3 into 2 y becomes 6, right, and x को 3 डालूंगा 3 into 3 y becomes 9, x को 4 डालूंगा 3 into 4 y becomes 12, but I can't put x as 5 because if I put x as 5, right, then 3 into 5 is 15, which is not a part of the set, right। वेरी गुड, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है। हाँ मतलब, और प्रणव के झांसे में और भी लोग आ गए आई थिंक।
रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, उतना ज्यादा स्पैम कर लिया कि लोगों ने बिलीव कर लिया. दिस इज व्हाट इन योर फेस मार्केटिंग डज. 10 बार एक चीज बोल दो, लोग मानने लग जाते हैं. संदीति, कैन यू एक्सप्लेन कि कुछ गलत है क्या? बिकॉज आपने भी ये बोला, सो आई एम नाउ आई एम आल्सो थिंकिंग कि अरे हाँ, कुछ ऐसे तो नहीं हो गया गलत. अक्षता इज सेइंग इट्स फाइन. कैन समवन कंफर्म बाबा? राइट. और अब प्रणव महाराज भाग गए हो गया. हाँ, एंड में उसने राइट बोल के भाग गया. राइट. ऑल राइट, चलो. संदिति, आर वी क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप क्लियर हो? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जो कंसिस्टेंटली बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो क्लियर है क्या, ये जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. कम ऑन एवरीवन, क्विकली. Awesome, very good. Right. So now Divyam, I think are you clear with that which I was saying कि यार यहाँ पे 1,3 है और 3,9 है, A1, A2 और A2, A3, है ना. सो A1, A3 होना चाहिए, 1,9 होना चाहिए, जो नहीं है. एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव. राइट. बट मैं ये बोल रहा था कि मान लो अगर ये एलिमेंट होता ही नहीं ड्यू टू सम कंडीशन, ये कंडीशन भूल जाओ, टेम्पररी कंडीशन भूल जाओ. ऐसा मानो कि ये रिलेशन में सिर्फ ये तीन ही ऑर्डर्ड पेयर्स है, 1,3, 2,6 एंड 4,12. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव डेफिनेटली नहीं है, सिमेट्रिक डेफिनेटली नहीं है. बट ये वाला रिलेशन बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप A1, A2 और A2, A3 इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड ही नहीं कर पाए हो टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. सो दिस काइंड ऑफ अ रिलेशन बिकम्स अ बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव रिलेशन. समझ में आ रहा है? राइट. थिंक अबाउट इट गाइस. आप A1, A2 और A2, A3 इस तरीके के एलिमेंट्स फाइंड ही नहीं कर पाए हो. यहाँ पे A1, A2 इज 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं आपके पास, कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं. 2,6, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं. 4,12, 12 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं. यहाँ पे लकीली 1,3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला एक ऑर्डर्ड पेयर है. इसीलिए आप प्रूव कर पाए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है. अगर ये नहीं होता तो, क्योंकि आप नहीं प्रूव कर पा रहे हो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव. क्या ये आइडिया लोगों को समझ में आ रहा है? राइट. राइट गाइस, इज एवरीवन एबल टू फील दिस? कम ऑन क्विकली. थैंक यू बाबा दिव्यम, मीन्स अ लॉट, थैंक यू. राइट. ऑसम ऑसम. अगर इसी इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में करना है तो आई ट्राई एंड शो कि मैं कैसे करना चाहूंगा. ठीक है. यार पहले तो मैं ये चारों ऑर्डर पेयर्स लिखूंगा, ठीक है, बिकॉज दिस गिव्स लॉट ऑफ क्लैरिटी टू माई सेल्फ एंड द एग्जाम चेकर एज वेल कि बाबा हाँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. ठीक है. देन आई विल से, राइट, टू चेक whether the relation is reflexive or not. इस तरीके से लिखेंगे अच्छे से. ठीक है. whether R is reflexive, to check whether R is reflexive, A comma A should belong to R, belongs to R. That means 3 times A should be equal to 3 times A minus A. 3A minus A should be 0. Therefore, 2A is equal to 0. Therefore, A is equal to 0, right? Which is not valid for any element in capital set A. क्या आप देख पा रहे हो? जबकि रिफ्लेक्सिविटी के लिए सारे एलिमेंट्स के साथ ये ट्रू होना चाहिए कि A, A is in part and therefore not reflexive. क्या लिखने का तरीका समझ में आया है, कैसे लिखना है? राइट. टेक्स्ट बुक में आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स होंगे जहां पे आपको एक प्रॉपर अल्गोरिदम मिल जाएगा, जो यही तरीके का अल्गोरिदम है. आपको जितना, जैसे आप एसेज लिखते थे ना यार 10th स्टैंडर्ड तक, ये उसी तरीके का है. आपको बस मैथमेटिकल ऐसे लिखना है, ये समझ लो. ठीक है. फील करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर्स देखने हैं और उसको उस तरीके से मस्त मिर्च मसाला लगा के अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, बस दैट्स ऑल. राइट. इसके बाद क्या आएगा, मान लो टू चेक वेदर आर इज सिमेट्रिक, है ना. तो A comma B, if it is a part, then B comma A should be. So ये देखने के बाद you will clearly say to check whether R is reflexive. 2,6 is a part of R. आप इस तरीके से कुछ लिखोगे, 2,6 is a part of R, but 6,2 is not a part of R. 6,2 is not a part of R, therefore not symmetric.
राइट? और ट्रांजिटिव के लिए भी आप यही करोगे. 1,3 is a part of R and 3,9 is a part of R, but 1,9 is not a part of R and therefore not transitive. क्या फील आ रही है किस तरीके से लिखना है? उतना जगह नहीं है तो मैं पूरा प्रॉब्लम नहीं लिख रहा हूं, but I hope everyone is getting a feel how to build upon the solution of this problem. If yes, please put a thumbs up. अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा. फटाफट आगे बढ़े बच्चों, कम ऑन. राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. कम ऑन, चलो और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल फटाफट, क्विकली. राइट, relation R in the set n of natural numbers defined as y is equal to x plus 5 and x is less than 4. Right, x is less than 4 and n is a set of natural numbers. मतलब x जो है 1, 2 और 3, इन तीन के अलावा और वैल्यूज ले ही नहीं सकता. ये कितनों को फील हो रहा है? वेरी गुड, ट्राई एंड गिव योर बेस्ट गाइस, कम ऑन, वंडरफुल. ये कंडीशन देख के और सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये कंडीशन देख के क्लियरली पता चल रहा है कि x तीन ही वैल्यूज ले सकता है. x जो है तीन ही वैल्यूज ले सकता है और वो है 1, 2 एंड 3. राइट, जब x 1 लेगा तब y का वैल्यू आएगा 6, 1 plus 5. राइट, वेरी गुड, ऑसम, मेगा, फंटास्टिक. 1,6, x की जगह हम 2 डालेंगे, 2 plus 5 7, so 2,7. राइट, x की जगह 3, 3 plus 5 8. उसके बाद x4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज x इज लेस देन 4. गाड़ी खत्म, रुक जाएगी और कुछ कर ही नहीं सकते आप. और ये देख के आप क्लियरली बोल रहे हो कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव है क्या? दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, डोंट यू थिंक सो? यहाँ पे आपके सारे फंडे क्लियर हैं या नहीं पता चल जाएगा. कम ऑन गाइस. राइट, हमें ये तो बहुत इजीली दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट क्या ट्रांजिटिव है? यस, बिल्कुल ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1,6 अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है तो हम 6 कॉमा कुछ ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं. 6 कॉमा कुछ है ही नहीं टू प्रूव कि ये ट्रांजिटिव नहीं है ना. 2,7 है बट 7 कॉमा कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे कि हम प्रूव करें कि ट्रांजिटिव नहीं है. 3,8 है बट 8 कॉमा कुछ हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं. तो बेसिकली द टेस्ट टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, वो टेस्ट शुरुआत करने का हमें मौका ही नहीं मिला. देखो, A1, A2 है हमारे पास, बट ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें A2 हो वापस, है ही नहीं. तो यार बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो गया. समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू कुड फील इट दैट दिस इज बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव? राइट ना ऋषभ, इस केस में आपको ये रिलेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन उस तरीके का नहीं है जहाँ पे ना मैं इस तरीके की चीजें ले सकता हूँ. A1 minus A2, दिस इज नॉट एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज अ फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स. तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू से दैट एज वी नोटिस इन द रिलेशन, right, as we notice in the relation, A1 comma A2 is a 1,6 is a part of R, but we don't have any other ordered pair to prove that this relation is not transitive, therefore this relation is transitive. ये लिखना है, ठीक है. अब जैसा मैंने कहा, दिस इज मोर लाइक एन ऐसे, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हो यार. ध्यान से सुनो, मैं वापस एक बार बताता हूँ, ठीक है. रिफ्लेक्सिव के लिए तो बहुत इजीली लिख सकते हो, नो ए कॉमा ए इज अ पार्ट ऑफ आर, ठीक है. नो ए कॉमा ए इज अ पार्ट ऑफ आर, आप बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हो यार. ए कॉमा ए नॉट अ पार्ट ऑफ आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है. यहाँ पे लिख सकते हो 1,6 इज अ पार्ट ऑफ आर बट 6,1 is not a part of R, therefore not symmetric. Transitive के लिए now here you will start writing in words, ठीक है. Observing the above relation, है ना, we cannot find any set of ordered pairs to prove that this relation is not transitive, right? Therefore this relation is transitive. समझ में आ गया? आपको भी समझ में आ गया, एग्जाम सेटर को भी समझ में आ गया कि आपको फंडा पता है. एंड दैट इज व्हाई कन्वेइंग इन द राइट वर्ड्स इज वेरी वेरी नेसेसरी. इट टोटली डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स. सही में स्पैमिंग करने आ जाते हैं मुंह उठा के लोग, क्या कर रहे हो?
राइट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, हाउ व्हाट द स्ट्रक्चर इज, इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए। ठीक है बच्चों, राइट, यस एब्सोल्युटली अर्णव, चलो आगे बढ़े। राइट, कम ऑन, फटाफट ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, चलो देखते हैं कौन ये वाला प्रॉब्लम क्विकली सॉल्व कर पाता है, जितने जल्दी हो सकता है, फटाफट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। राइट, लेट्स सी इफ समवन कैन बीट मी, वेरी गुड विनीता, बहुत बढ़िया। ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं? मैं तो बोलता हूं सबसे पहले यार रिलेशन क्रिएट कर लो, रिलेशन क्रिएट कर लो फटाफट। y is divisible by x, y is divisible by x, x is not divisible by y, ये याद रखना, y is divisible by x। तो 1 comma 1 is a part, 1 comma 2 is a part, 1 comma 3 is a part, 1 comma 4 is a part, 1 comma 5 is a part, 1 comma 6 is a part. Why? Because all these numbers will be divisible by 1, 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है, राइट, है ना? क्या 2 comma 1 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Because 1 is not divisible by 2, 1 is not divisible by 2, 2 is divisible by 1, but 1 is not divisible by 2। समझ में आ रहा है? राइट, एवरीवन क्लियर? तो 2 कॉमा 1 हिस्सा नहीं है इस पार्ट का, ठीक है। 2 कॉमा 2 होगा, 2 कॉमा 2 होगा, यस, बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 2, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। 2 कॉमा 3, इज 3 डिविजिबल बाय 2? नो नो नो, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट। तो ये बहुत बहुत जरूरी है बच्चों, इसीलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल्स लो, समझो। 2,4 इज देयर, व्हाई? बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 2, 2,5 इज नॉट, 2,6 इज, बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 2। सो ये फील करो, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। 3,1 नो, 1 डिवाइड बाय 3 नो, नॉट पॉसिबल। 3,2 नॉट पॉसिबल, 3,3 yes, 4,3 no, sorry, 3,4 no, 3,5 no, 6,3 yes, I mean 3,6 yes, because 6 is divisible by 3, right? तो यहाँ पे ही हम समझ चुके हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, नहीं, ये यहाँ से ही शुरू हो चुका है समझना, ठीक है। अब इसके नीचे अगर देखोगे तो ये सारे फ्रैक्शंस आएंगे, है ना। यहाँ पे 4,4 होगा, 4,6 भी नहीं होगा, ये 5,5 होगा, राइट, यस, और यहाँ पे 6,6 होगा। सो दिस इज योर अल्टीमेट सेट, ठीक है। आउट ऑफ द 36 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ये कितने लोग फील कर पा रहे हैं कि सेट ए में 6 एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट ए इज 6 into 6, 36 ऑर्डर्ड पेयर्स। और वो 36 ऑर्डर्ड पेयर्स में से अगर आप गिनो तो 11, 12, 13, 14, 14 ऑर्डर्ड पेयर्स आर अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन आउट ऑफ द 36 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। एंड इफ यू केयरफुली नोटिस, you can check whether it is reflexive or not, symmetric or not, and transitive or not, ठीक है। yes, बस yes no yes yes no no yes yes इस फॉर्मेट में आंसर दीजिए एक ही चैट बॉक्स में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसके लिए कम ऑन, लेट मी सी, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स इन अ कपल ऑफ सेकंड्स नाउ, राइट। बस नो यस यस नो उस फॉर्मेट में दीजिए, 3 आंसर्स होने चाहिए आपके एक ही चैट में। रिफ्लेक्सिव है, ये तो देख के ही पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सारे के सारे a, a अवेलेबल हैं, ऑल दोज a, a's आर अवेलेबल, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, सारे के सारे अवेलेबल हैं, and hence we can say it is definitely reflexive in nature, right? Is everyone understanding? राइट वैभव, उसका रीजन ये है कि आप अभी आए हो, और अगर आप अभी आए हो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप प्रॉब्लम देख रहे हो, तो आपको कहाँ से समझ में आएगा? सोच के तो देखो, सिंपल लॉजिक है, और आप मुंह उठा के बोल भी रहे हो कि कुछ नहीं समझ में आया। कैसे समझ में आएगा अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया? तो टाइम पे आया करो और कॉन्सेप्ट समझो, फिर सब समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि a, a, है ना, वो पार्ट होना चाहिए रिलेशन का, और सिर्फ कोई एक या दो रैंडम नहीं, सारे के सारे। तो सारे के सारे 1 से लेके 6, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के a, a फॉर्मेट के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इस रिलेशन में, और इसीलिए रिफ्लेक्सिव है, राइट। सिमेट्रिक की बात करें तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि बहुत इजीली एग्जांपल देख सकते हैं, 1,2 है बट 2,1 नहीं है ना, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो और एग्जांपल्स देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब बारी आई ट्रांजिटिव की, है ना, अब बारी आई ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करें, चलो मैं भी खोजने की कोशिश करता हूँ, राइट। क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ पा रहे हो जहां पे आप प्रूव कर सको कि ये ट्रांजिटिव नहीं है?
Has anyone been able to find such an example? Because like, if I take 1 comma 3 and then if I take 3 comma 6, I still get 1 comma 6, okay, which is there. 1 comma 3 and 1 comma 3 and 3 comma 6, then 1 comma 6 is there, right? और ऐसे I think सारे के सारे हैं, ठीक है? 1 comma 2, 2 comma 6, 1 comma 6 there, right? 1 comma 3, yeah, all of them there. 1 comma 4 there. Yeah, so I think it is transitive by default because you are not able to prove कि ये relation transitive नहीं है. Is anyone able to prove that this relation is not transitive? Is anyone able to prove, is anyone able to find out that a1 comma a2 is a part of the relation, a2 comma a3 is a part of the relation, but a1 comma a3 is not? क्या आप ये ढूंढ पाए हो? Right? Thanks a lot, dear Tala means a lot. I've seen your name a couple of times इधर उधर before. याद नहीं आ रहा कहाँ पे, but मैंने आपका नाम देखा है. Yes, can we see that this is transitive in nature? क्योंकि आप प्रूव नहीं कर पाए हो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है. और ये हमने बात किया था यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर में हमने बात किया था कि यार अगर a कॉमा बी और b कॉमा सी इस तरीके के आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो सेट में हैं, ठीक है, जो रिलेशन में है, और उसके बाद a कॉमा सी अगर रिलेशन में ना हो, तब हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है. बट ऐसा कोई सेटअप हमें मिल ही नहीं रहा प्रूव करने के लिए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है. अगर इसीलिए क्योंकि नहीं मिल रहा तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा, राइट? एवरीवन एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? 3,1 नहीं है, नहीं होगा ना 3,1 बाबा संदिति, 3,1 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 is not divisible by 3. 1 is not divisible by 3. y is divisible by x, so 1 is not divisible by 3. है ना, समझ में आ रहा है? और क्योंकि 3,1 नहीं है वो सिमेट्रिक भी नहीं है, 1,3 और 3,1. समझ में आ रहा है? राइट? आई होप एवरीवन इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? ऑसम ऑसम, कोई बात नहीं सृष्टि, फंटास्टिक, राइट? ऑसम. चलो आगे बढ़ते हैं. अब थोड़े इस टाइप के एग्जांपल्स कर लेते हैं जहां पे देयर इज लैंग्वेज इन्वॉल्व, देयर इज थियरी इन्वॉल्व, उस तरीके की बात है, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल हम सिर्फ पहला सवाल करते हैं यहाँ पे, है ना, सिर्फ पहला सवाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं. पहला सवाल क्या कहता है? इफ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है, इज इट रिफ्लेक्सिव? सोच के देखो, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? x कॉमा x, है ना, x कॉमा x should satisfy the relation. Can I say that x and x work at the same place? Can I say x and x works at the same place? Very good Nandini, yes. क्या मैं जहां काम करता हूं वहीं पे मैं भी काम करता हूं? ये सिली है बोलने में, बट this is what it is. Think about it. Do you think so, guys? Yes, that's correct. It is an equivalence relation क्योंकि ये reflexive है, symmetric भी है और transitive भी है. क्यों? ये एक बार देखना. अर्णव, एक और बार मैं समझाता हूं. जहां पे भी आप ये नहीं प्रूव कर पा रहे हो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, वो रिलेशन बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाता है, राइट? और कैसे प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया, ठीक है, कि यू हैव टू फाइंड आउट अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a1 comma a2 and a2 comma a3 which are a part of the relation and show that a1 comma a3 is not a part of the relation and show that 3 comma 50 is not a part of the relation. अगर आप ये प्रूव कर सकते हो ऑब्जर्वेशन से या algebraic relation से, then you can say that it is not transitive. But if you are not able to prove that it is not transitive, then not transitive is transitive by default, right? I hope ये समझ में आ रहा है. मैंने दो तीन तरीके यूज किए समझाने के लिए, but I hope now it is clear, right? Yes, guys. So let's quickly go forward. Yes. Now, why is it reflexive? Because wherever I work at the same place. So x and x comma x. So if you're talking about the two same people, they do work at the same place. वो same जगह पे काम करेंगे, right? So reflexive है. अब सिमेट्रिक में क्या फंडा होता है? सिमेट्रिक में ये फंडा होता है कि भाई अगर x और y सेम जगह पे काम करते हैं, if x comma y is an ordered pair, is y comma x an ordered pair? So if x and y work at the same place, we know that
Can I say that y and x also work at the same place? Yes, they do, right? Quite obvious, quite natural, and hence symmetric. समझ में आ रहा है? राइट? अब तीसरा बात सोचो, x, y ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, y, z ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब x और y सेम जगह काम करता है, y और z सेम जगह काम करता है, तो फिर यार x और z भी तो सेम जगह काम करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर x और y एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और y और z एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो तीनों एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो ट्रांजिटिव भी है, राइट? और यही थॉट प्रोसेस आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। एक काम करते हैं, सी लेते हैं, चलो सी, let's talk with the example C, the third example, right? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सोच के बताओ। कैन आई से x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x? क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं? राइट, सोच के देखो, क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं? Come on quickly, I'm expecting answers in the chat box. Very good, right, yes, पॉसिबल ही नहीं है ना, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता हूँ? अनुराग, जेड इज जस्ट टेकन एज A3। हम लोग ट्रांजिटिव वाले चीज में A1 A2 A3 लिए थे ना भाई, तो थोड़ा सा ओपन बॉक्स रख के सोचो यार, आप एकदम A1 A2 में ही घुस गए। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें 3 नंबर्स चाहिए, A1 A2 A3, जहाँ पे A1 और A2 ऑर्डर्ड पेयर है, A2 और A3 ऑर्डर्ड पेयर है ना? तो यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए x और y ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, x और y सेम जगह पे काम करते हैं, y और z सेम जगह पे काम करते हैं। अगर ये हो रहा है, तब हमें फिगर आउट करना है कि क्या x, z भी रिलेशन का हिस्सा है। अगर x और y एक ही जगह पे काम करते हैं और y और z भी एक ही जगह पे काम करते हैं, ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि ये एक्चुअली तीनों लोग एक ही जगह पे काम करते हैं, सो आई कैन से दैट x, z इज आल्सो पार्ट ऑफ आर। समझ में आ रहा है बोंदूराम? यस अनुराग, समझ में आ रहा है? फटाफट, थैंक यू यार, आज से ज्यादा मीन्स अ लॉट। यस, एवरीवन क्लियर कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है? अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। अगर x इज, if x is 7 centimeter taller than y, if x is 7 centimeter taller than y, can y be 7 centimeter taller than x? क्या वो पॉसिबल है ना? क्या पॉसिबल है? If Arnav is 7 centimeter taller than Bablu, can I say Bablu is 7 centimeter taller than Arnav? Is that possible? सिमेट्रिक में तो वही होता है ना, इसीलिए बच्चों ये फीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कंडीशन वाली। सिर्फ रट्टा मार के फॉर्मूला रटना नहीं है यहाँ पे, ये फीलिंग जरूरी है कि भाई सिमेट्रिक का मतलब क्या है। एक्स कॉमा वाई अगर सेटिस्फाई करता है रिलेशन को, मतलब अगर अर्नव कॉमा बबलू इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब अगर अर्नव बबलू से 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो क्या बबलू कॉमा अर्नव उल्टा, क्या वो भी सेटिस्फाई करता है रिलेशन को? क्या बबलू भी अर्नव से 7 सेंटीमीटर टॉलर है? इम्पॉसिबल सा स्टेटमेंट है ना यार बच्चों ये। अगर अर्नव बबलू से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो बबलू अर्नव से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, राइट? ट्रांजिटिव, ये मुझे जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांजिटिव क्या? क्या एक सिर्फ ट्रांजिटिव की बात करो, नो या यस? व्हाट डू यू थिंक? यस, अर्नव, बबलू एंड चिराग। अनुराग, आपको समझ में आया? एक्स, वाई एंड जेड, A1 A2 A3, ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, ताकि हम उनके साथ खेल सके और पता कर पाए कि ट्रांजिटिव है या नहीं। समझ में आ रहा है? अर्नव, बबलू और चिराग, अर्नव कॉमा बबलू इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। ट्रांजिटिव ऐसे ही होता है, अर्नव कॉमा बबलू इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, बबलू कॉमा chirag is a part of the relation, then we have to see whether arnav and chirag also satisfy the relation. If no, then it is not transitive. If yes, then find more examples. Arnav bablu is an ordered pair, so arnav is 7 centimeter taller than bablu. Bablu and chirag ordered pair, so bablu is 7 centimeter taller than chirag, so it's arnav, bablu and chirag, right? So you can see that arnav is 14 centimeter taller than chirag, तो इसका मतलब तो यार अर्नव कॉमा चिराग इज नॉट एन ऑर्डर्ड पेयर, एंड हेंस इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ रहा है? राइट? यस, हाउ मेनी ऑफ यू कुड फिगर दैट आउट? अर्नव कॉमा बबलू इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, तो ये 7 सेंटीमीटर टॉलर है अर्नव,
Bablu comma Chirag is also a part of the relation. So Bablu is 7 centimeter taller than Chirag. तो अर्नव तो यार 7 + 7 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया ना. तो अर्नव कॉमा चिराग इज नॉट सेटिस्फाइंग द रिलेशन. ए कॉमा सी इज नॉट सेटिस्फाइंग द रिलेशन. समझ में आ रहा है? राइट? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? कम ऑन, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए. अगर डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है तो थम्स अप डालिए. कम ऑन गाइस, क्विकली, फटाफट. If there is any doubt, please ask quickly. I'm waiting. I'm waiting. Come on. बहुत बढ़िया, बहुत सही. Right. Damn it. Very good. Very good. बहुत सही, बहुत सही. Awesome. Clear Chedoli. Very good. चलो बढ़िया. Now. Now. This is interesting. Come on. चलो, everyone absolutely get focused in this example. ठीक है, इस एग्जाम्पल में लोग घुस जाएंगे क्योंकि इस एग्जाम्पल के बाद हम एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंस क्लासेस. ठीक है, और मैं इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस दूंगा क्योंकि यार ऑब्जेक्टिव नेचर अगर होगा एग्जाम का तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी. हमारे पास एक सेट है ए जिसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स है. कम एलिमेंट्स है तो कम चीजें डील करने के लिए, है ना. दिख रहा है कि 5 × 5 25 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे अगर वी आर डूइंग ऑन द सेट ए. राइट, देयर विल बी 25 ऑर्डर्ड पेयर्स. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज modulus of a minus b is even. Modulus of a minus b is even. So let's find out what all ordered pairs are possible. Can we do that? Yes guys, क्या हम फटाफट ढूंढ सकते हैं कौन से ordered pairs इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? ठीक है, क्या 1, 1 करता है? 1, मैं a को 1 ले रहा हूं और वहां से शुरू कर रहा हूं. ठीक है, वेरी गुड अनुराग, बहुत बढ़िया. राइट, देयर इज यूज एग्जैक्टली वर्ड. या Yes, that's correct. Fantastic. 1 से शुरू कर रहा हूँ. 1, 1 is an ordered pair because 1 - 1 is 0 and 0 का mod is 0 which is even. Let's continue forward. Can I say 1, 2 is an ordered pair? Can I say 1, 2 is an ordered pair? 1 - 2 is -1. -1 का mod is 1. 1 is not even. So 1, 2 is not. ठीक है, 1, 2 is not. But 1, 3 is. Because 1 - 3 is -2. -2 का mod is 2. That is even. Right? Then 1, 5 is. ठीक है, 1, 5 is. ये पता चल गया. अब 2 से शुरू करते हैं. 2 का क्या आएगा? 2, 2. 2, 1 नहीं आएगा because that will give you 1 which is odd. ठीक है, 2, 3 नहीं आएगा. 2, 4 आएगा. Yes, is everyone able to feel that guys? Everyone able to feel that? Right? मैं क्या करता हूँ, इसको ना हल्का सा थोड़ा सा राइट में लिख देता हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आए. Right, 1, 1 is a part, 1, 3 is a part, 1, 5 is a part. ठीक है, अब साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं कि यार 2, 2 is a part, 2, 4 is a part. ठीक है, मैं फर्स्ट नंबर को फिक्स करके बाकी सारे चीजें देख रहा हूँ. 3, 1 is a part, 3, 3 is a part and 3, 5 is a part. Right, then we can see that 4, 2 is a part. 4, 4 is a part. That's it. And when I have 5 is my first term, 5, 1 is a part, 5, 3 is a part, and 5, 5 is a part. Right? Everyone understanding कि this is what relation R is. ये आपका capital R है. Right? ये आपका रिलेशन है. इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स उसके अंदर हैं क्योंकि वो सारे के सारे वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं दैट मॉड्यूलस ऑफ a minus b is even. Right? Now, is this an equivalence relation? Right? क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए. ठीक है, यस. तो फटाफट चेक कीजिए बस बच्चों कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है. फटाफट ऑनेस्टली चेक कीजिए. राइट, क्योंकि यार एग्जाम में आपको उसको एलॉबरेट फॉर्मेट में लिखना ही पड़ेगा. यहाँ पे आप लिखोगे दैट फॉर ऑल स्मॉल ए, आप इस तरीके से लिखोगे फॉर ऑल स्मॉल ए. Rather you'll write the word every or all or every. For every a belonging to capital A comma a is a part of the relation R. क्योंकि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है और 5, 5 है. Hence it is reflexive. समझ में आ रहा है? Right? Is everyone understanding that?
अब क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? देखो 1,3 है और 3,1 है, 2,4 है और 4,2 है, 1,5 है और 5,1 है, 3,5 है और 5,3 है, सब एब्सोल्युटली सिमेट्रिक है ना। और ये आप रिलेशन लिख के दिखा के बोल भी सकते हो, फॉर एवरी a कॉमा b इज इन R, b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। और सिमिलरली आप ट्रांजिटिव भी बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे 3,5 है, 5,1 है, तो 3,1 भी है, तो इट इज ऑल द थ्री एंड देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूव हो चुका कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। So that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other, right? And all the elements of 2, 4, this set are related to each other. क्या आपको ये चीज दिख रही है रिलेशन में? क्या आपको ये चीज रिलेशन में दिख रही है कि 1, ये जो एलिमेंट है वो इधर 1 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है या 5 से रिलेटेड है ना, 2 या 4 से रिलेटेड नहीं है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, राइट। और 2,4, 2 जो है वो इधर 2 से रिलेटेड है या 4 से रिलेटेड है, और किसी से रिलेटेड नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है? इज एवरीवन क्लियर? नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4, राइट। सो ये एक बहुत ही ऑसम सा ऑब्जर्वेशन है कि जहां पे आप एक इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ डील कर रहे हो। बहुत ही तगड़ा ऑब्जर्वेशन है बच्चों। जहां पे भी आप एक इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग विथ अ सिचुएशन जहां पे कुछ एलिमेंट्स सिर्फ आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और दूसरे एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा सेट ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, आपस में ही इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्या ये फीलिंग सबको समझ में आ रही है? और ये तभी होता है जब हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया गाइस? कम ऑन फटाफट एवरीवन, राइट? यस। क्या हम ये समझ पा रहे हैं, राइट? क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि यार वन ये आपका ओरिजिनल सेट है, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल सेट है, और ये सेट में 2 और 4 ये दो एलिमेंट्स हैं, और 1, 3, 5 ये 3 एलिमेंट्स हैं। और हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक पार्टीशन पड़ गया है ना, और ये पार्टीशन के ये साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो बस आपस में कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पे, 2,4, 2,2, 4,4 और 4,2। ध्यान से देखो, 2,2, 2,4, 4,2 और 4,4। क्या ये फील आ रही है बच्चों? बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्पेसिफिकली क्योंकि डिफिकल्ट भी है, ठीक है। और ये जो दूसरे साइड में 1, 3, 5 है, कलर्स अदला बदली हुए हैं बट कोई बात नहीं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये जो 3 एलिमेंट्स है 1, 3, 5, ये सिर्फ आपस में कनेक्टेड है, 2 और 4 से कहीं पे भी नहीं है। देखो 1, 1, 1,3, 1,5, 3,1, 3,3, 3,5, 5,1, 5,3, 5,5। अग्रीड कि वो कंडीशन के वजह से है, बट इक्विवेलेंस रिलेशन में ऐसा होता है, और यहां से हमने क्लियरली देख लिया, राइट। ट्रांजिटिव बता दो, यहाँ पे ट्रांजिटिव आप ये बताओ सुनील कि आप किसी भी तरीके से ये प्रूव कर सकते हो क्या दैट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, तब ये ट्रांजिटिव है। अगर आपको प्रॉपर अलजेब्राइक फॉर्मेट में सॉल्व करना है ना, तो आप क्या करो पता है, a1 माइनस a2 इस तरीके से लिखो, a1 माइनस a2 इज इवन। अब इवन का मतलब क्या है? इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। a2 माइनस a3 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और उसके बाद आप ऐड करो इन दोनों को जैसा हमने पहले किया था। ऐड करने के बाद a2 कैंसिल हो जाएगा, a1 माइनस a3 is still 2 times k1 plus k2, still an even number, then a1 comma a3 is a part। ट्रांजिटिव हमने ऐसे जनरल तरीके से भी प्रूव कर लिया, समझ में आ रहा है, राइट। ऑसम। चलो तो इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास जैसा हमने देखा, ये वाला एग्जांपल, ये वाला डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो, ये वही वाली फीलिंग है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी। यहाँ पे बस 2 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, यहाँ पे ज्यादा है, समझ में आ रहा है। ये एक येलो सेट है, ये एक ब्लू सेट है ना, तो यहाँ पे ज्यादा है, बट हमारे केस में बस 2 ही हैं, समझ में आ रहा है। व्हाट इज एन इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस क्लास containing a particular element for an equivalence relation, equivalence relation की ही बात चल रही है यहाँ पे, is the subset of x containing all elements x related to a। अब ध्यान से देखो उसको लिखा कैसे जाता है, the way it is presented is this square bracket of
A. In this case, let's start with square bracket of uh, square bracket of uh, square bracket of 3. This is equal to 1,3,5. ये समझने की कोशिश करो इसका मतलब क्या है. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 का मतलब ये है कि 3 के साथ कौन से एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं in terms of ordered pairs. Isn't it 1, 3 and 5? So that this in entirety is the equivalence class. This is the equivalence class in the diagram. समझ पा रहे हैं बच्चे सब लोग? Come on guys, right? Similarly, अगर मैं आपको पूछूं कि what is the equivalence class of 4, तो ये क्या आएगा? This is 2,4. Is everyone understanding how to write equivalence class? समझ में आ रहा है बच्चों? Right? सुनील साहब लेट आए हो और मैं कम से कम 6-7 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार ट्रांजिटिव क्या है और अलग अलग एग्जाम्पल्स में भी. ठीक है, आई थिंक अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप वापस से वीडियो में वो वाला पोर्शन देख लीजिए, ट्रस्ट मी समझ में आ जाएगा. ठीक है, यस. और प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, गो विद द फ्लो. बहुत सारी चीजें हैं. इज एवरीवन एबल टू नाउ फील एंड कनेक्ट व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास? क्या मैं अब ये भी कह सकता हूं दैट दिस सेम इक्विवेलेंस क्लास इज फॉर 2 आल्सो? है कि नहीं? Does that make sense? Think about it. And this is the same equivalence class for 1 also. This is the same equivalence class for 5 also. राइट? या ये पेज अच्छे से ग्रास्प करके लीजिए, क्योंकि यही एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया है, प्रूव किया है कि ये इक्विवेलेंस है, पूरा रिलेशन लिखा है, इक्विवेलेंस क्लास को समझा है, सेट कैसे अलग अलग ब्रेक होते हैं, और यहाँ पे उसका प्रेजेंटेशन फॉर्मेट भी लिखा है. कम ऑन गाइस, क्विकली. अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप, अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछिएगा क्विकली गाइस. यस, अगर बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर दीजिए एंड स्प्रेड द वर्ड, क्योंकि कुछ ही देर में फंक्शन शुरू होने वाला है. नेक्स्ट लेवल फील, नेक्स्ट लेवल मजा. कम ऑन. यस, और अगर इक्विवेलेंस क्लास का फील आ गया है ना बच्चों, अगर इक्विवेलेंस क्लास का फील आ गया है तो थोड़ा सा और डेप्थ में जाके ये समझते हैं कि क्या हमें ये चीज कनेक्ट हो पा रही है. ये तीनों चीजें, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये बात तो हमने कही थी, है ना, कि अगर यहाँ पे 1, 3, 5 है तो वो सिर्फ आपस में जुड़े हैं. वही पहला पॉइंट बता रहा है कि नहीं? वही तो पहला पॉइंट बता रहा है. ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास, ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a particular equivalence class are related to each other. Right? No element of AI is related to any other equivalence class. दूसरा point ये है. Right? Right? No element of this equivalence class is related to any other element of other equivalence class. ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 1, 3, 5 है. क्या 1 या 3 या 5 इनमें से कोई भी एलिमेंट दूसरे इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड है क्या? अगर आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर आपके पास एक सॉलिड इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो क्या 1, 3, 5 में से कोई भी एलिमेंट 2 या 4 से रिलेटेड है? नहीं है. वही तो यहाँ पे बताया जा रहा है. नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ AJ. मतलब AI इज वन इक्विवेलेंस क्लास, लेट्स से द येलो वन, एंड AJ इज द अदर इक्विवेलेंस क्लास. बोलने का मतलब ये कि अगर आपके पास दो इक्विवेलेंस क्लास हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास में से कोई भी एलिमेंट दूसरे इक्विवेलेंस क्लास से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएगा. ये इक्विवेलेंस क्लास का कोई भी एलिमेंट अपने ही इक्विवेलेंस क्लास के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा. सिमिलरली ये और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो आपस में ही ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, क्रिस क्रॉस नहीं होगा. राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये सारे और ये जो सारे इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ठीक है, इनका अगर मैं यूनियन लेता हूं, अगर ध्यान से देखो 1, 3, 5, 2, 4, इनका अगर मैं यूनियन लेता हूं तो यूनियन क्या आएगा? 1, 3, 5 यूनियन 2, 4 क्या आएगा इसका यूनियन? इसका यूनियन ये नहीं आएगा 1, 2, 3, 4, 5. Isn't it the parent set? Isn't it the original parent set? ध्यान से देखो A 1, 2, 3, 4, 5.
सो दिस इज द ओरिजिनल पेरेंट सेट। वही बोल रहा है कि अगर सारे इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन में लूंगा तो ओरिजिनल सेट आएगा, और सारे इक्विवेलेंस क्लास का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो नल सेट आएगा, क्योंकि कॉमन तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन लेता हूं तो कॉमन तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, एंड हेंस वी कैन से दैट इक्विवेलेंस क्लासेस आर बिल्ट इन सच अ वे कि कोई इंटरसेक्शन नहीं है, और यहाँ वाला कोई भी एलिमेंट वहां वाले कोई भी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा। ठीक है, और जब आप यूनियन ले रहे हो तो पूरा पेरेंट सेट आ रहा है। ठीक है, इज एवरीवन एब्सोल्युटली क्लियर? मे बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट ट्रस्ट मी, इक्विवेलेंस क्लास का फंडा अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप क्रैक मार सकते हो, फिर आप कोई भी चीज आराम से कर सकते हो। एवरीवन क्लियर? कम ऑन गाइस। राइट अर्णव, चिंता मत करो, और एग्जाम्पल दूंगा मैं। राइट, डोंट वरी अर्णव, आई टेल वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे फटाफट। राइट, एक काम करते हैं, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल को प्रॉपरली लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपरली लिखते हैं और फिर इक्विवेलेंस क्लास के साथ कनेक्ट करते हैं, चलेगा? राइट यहाँ पे बोला गया है दैट शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको प्रॉपरली दिखा सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, सिमेट्रिक क्यों है, ट्रांजिटिव क्यों है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ रिफ्लेक्सिव क्यों है, सिमेट्रिक क्यों है, ट्रांजिटिव क्यों है। लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या सो आपको प्रूव करना है कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो यू हैव टू प्रूव दैट for this relation to be reflexive, a comma a should be a part of the relation. Now a comma a matlab a minus a is 0 and 0 is a multiple of 4, therefore this relation is reflexive. इस तरीके से लिखना है, समझ में आ रहा है? Right, repeat please 3 point. This one, the third one baba, the third one basically says that if I take union, this is just a representation of union of all sets. Why there is nothing before that u is because it's not only two sets, this can be many equivalence classes. No, in our case we just had two equivalence classes, two separate equivalence classes, but can you see there can be more equivalence classes? And the idea is the union of all these equivalence classes which don't have any intersection. If you see, there is no intersection between equivalence classes, they are all separated to each other. Right? Yes, समझ में आ रहा है? All are separated to each other, and that is why this point that the intersection is 0, the intersection is null set. But when you take the union of all of them, it gives you the original parent set. देखो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, you get all the elements of the original set. Do you get that, Vinita? Right, are we clear? Awesome, चलो बहुत बढ़िया। Crazy, nice. Now, is it reflexive? Yes, because a minus a is 0, right? And 0 is a multiple of 4, right? You can write that properly, right? Symmetric hai kya? If a minus b is a multiple of 4, then b minus a is also a multiple of 4 na yaar. तो यही तो लिखना है, if a minus b is equal to 4k1, b minus a is minus 4k1, and modulus of 4k1 and modulus of minus 4k1 is same. और ये आपको अपने शब्दों में लिखना है बच्चों, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल मत लो कि यार ऐसे ही लिखना है सर, पैटर्न चाहिए वैसा नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, तो टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो यार, क्या फर्क पड़ता है? मैथमेटिकल कनेक्टिविटी तो आ गई है ना। राइट, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है। अगर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए और बी सेम होना चाहिए, ए कॉमा ए होगा तो ए माइनस ए इज 0, है ना? a minus a is 0. If a minus a is 0, then 0 is a multiple of 4. Reflexive, yes, done, 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 done. A comma b is a part of R, मतलब a minus b is a multiple of 4, right? तो b minus a भी तो multiple of 4 है, symmetric in nature. अगर a minus a comma b is a multiple of 4, है ना? Is a part of R. B comma C is also multiple of 4, part of R. So a minus b is 4k1, b minus c is 4k2, add both of them, a minus c is 4k1 plus k2, again a multiple of R. अगर आपने नोटिस किया तो ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सेम सेटअप में है, अगर आपने नोटिस किया हो बच्चों, तो ये वाला जो नीचे वाला सेटअप है ना, ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम्स है यार, कितने जगह पे देखो, यहाँ पे भी किया हुआ है। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच आर इन दैट डिविजिबल वाला सेटअप, ठीक है, मल्टीपल वाला सेटअप। तो हम बहुत इजीली ये प्रूव कर सकते हैं कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ x जो है 0 से 12 जाता है, और
हमें find set of all elements related to 1, find set of all elements related to 1. तो बेसिकली हमें 1 का इक्विवेलेंस क्लास ढूंढना है. We have to find the equivalence class of 1. Try and understand, right? अब बताइए 1, ये जो एलिमेंट है हमें ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे और इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या होगा कि यार एक साइड में जो जो भी एलिमेंट्स हैं, एक एक क्लास में जो जो भी एलिमेंट्स हैं वो बस आपस में ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, किसी और से ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाते. क्या ये फंडा सबको क्लियर हो गया है? राइट? क्या ये फंडा सबको क्लियर हो गया है? एक इक्विवेलेंस क्लास के जो भक्तजन हैं वो किसी और ग्रुप में जाके भजन कीर्तन नहीं करेंगे. समझ में आ रहा है? राइट? और ये जो सारे इक्विवेलेंस क्लास है मिलजुल के पूरा पेरेंट सेट देंगे. क्या ये फील आ गई है सबको? राइट? और यहाँ पे हम वही करने जा रहे हैं. हम लोग 1 का इक्विवेलेंस क्लास ढूंढ रहे हैं. सबसे पहले बताओ 1,1 इज दैट पॉसिबल? Is it a ordered pair? 1,1 is that an ordered pair? Yes, it is. So 1 is definitely a part of it because 1 minus 1 is 0 and it is a multiple of 4. How about the next one? 1,2? No. 1,3? No. 1,4? No. 1,5? Yes, because 1 minus 5 is minus 4. Minus 4 ka mod is 1. Minus 4 ka mod is 4 and 4 is a multiple of 4. So 1,5. राइट? अगर नेक्स्ट देखोगे तो 6, 1,6 नो, 1,7 नो, 1,8 नो, because 1 minus 8 is minus 7. It's not a multiple of 4. But 1,9, yes. 1,9, yes. Because 1 minus 9 is minus 8. Right? 9,1 is 8. And both of them are modulus is 8 and it is a multiple of 4. Now what about the next? The next is 13. Because 1 minus 13 is minus 12. Right? 13 minus 1 is 12. 12 is a multiple of 4, but the problem is 13 is not there in the given set. समझ में आ रहा है? 13 is not there in the given set. दक्षता 12 नहीं आएगा. Careful, mistake हो रहा है, ध्यान से. Right? समझ में आ रहा है? 13 नहीं आएगा यहाँ पे, and hence we can say that the equivalence class of 1 is only 1,5,9. Has everyone able to connect to this idea? क्योंकि यार 1,1 हो सकता है, 1,5 हो सकता है ना, 1,9 हो सकता है. राइट? अगर आप नोटिस करोगे और तो 5,1 हो सकता है, 5,9 हो सकता है, 9,5 हो सकता है. राइट? 5,1, 5,9, 5,5 हो सकता है, 9,9 हो सकता है. राइट? आई थिंक यही सारे हैं ना, और एक है 9,1 हो सकता है. यही सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो आपस में खेलने वाले हैं. इसके अलावा 1, 5 और 9 से लेके और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे. So this is the equivalence class of 1, the same is the equivalence class of 5, the same is the equivalence class of 9. Are we able to feel this, guys? Are we able to feel this? Come on guys, quickly. सिमिलरली आप देख पाओगे कि यार 0 से अगर मैं स्टार्ट करूं ना तो 0, 4, 8 और 12 ये एक इक्विवेलेंस क्लास बनाता है, ये एक दूसरा इक्विवेलेंस क्लास बनाता है. राइट? ठीक है. एंड दिस यू कैन से इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0. यू कैन ऑल्सो से दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4. यू कैन ऑल्सो से दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 8. यू कैन ऑल्सो से दिस इज इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 12. राइट? समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट प्लीज आस्क. Right? Similarly, we can create equivalence class of 2, we can create equivalence class of 3. We can't create equivalence class of 4 because वो already consider कर चुके हैं हम लोग, है ना. तो जैसे आप देख पा रहे हैं अलग अलग है ना, अलग अलग equivalence classes बन रहे हैं. Can we say that there are 4 equivalence classes in total? Only 4, और नहीं है, 4 से ज्यादा नहीं है. 4 ही अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस है. 2 के साथ 2 जुड़ा है, 6 जुड़ा है और 10 जुड़ा है. 3 के साथ 3 जुड़ा है, 7 जुड़ा है और 11 जुड़ा है. कलर अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि हम वही करते आ रहे हैं. All right, 3, 7, 11. Is everyone able to feel that we have 4 different equivalence classes now? Is everyone able to feel that? The yellow one is 159, 159, right? Can we see that the blue one is 0482, the bigger one? 04812, right? Then can we see that there is 2610? चलो ये 2610 ले लेते हैं. 2610,
can we also see that there is 3 7 11, ठीक है, then there is 3 7 11 3 7 11 और ये बीच में कुछ है नहीं, right? So can we see we have four different equivalence classes which have no intersection whatsoever between each other. येलो वाला जो इक्विवेलेंस क्लास है, येलो वाला जो सेट है, वो सिर्फ आपस में ऑर्डर्ड पेयर्स बनाता है. जो ब्लू वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो आपस में ऑर्डर्ड पेयर बनाता है. जो ग्रीन वाला सेट है वो बस आपस में ऑर्डर्ड पेयर बनाता है. जो पर्पल वाला सेट है वो आपस में ऑर्डर्ड पेयर्स बनाता है. दिस इज व्हाट इक्विवेलेंस क्लासेस इज ऑल अबाउट. दैट्स इट, राइट? समझ में आ रहा है बच्चों? क्या ये आइडिया क्लियर है? क्योंकि ये आइडिया समझने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को. एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं. आई होप, सिंसियरली होप कि थॉट क्लियर हो चुका है. अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा. अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं. कम ऑन बच्चों, फटाफट. यस, एनीवन हैज एनी डाउट? क्विकली. और ये एग्जाम्पल से हम देख भी पाते हैं कि ये जो चारों इक्विवेलेंस क्लास है उनका यूनियन आपको पेरेंट सेट देगा 0 से 12 सारे नंबर्स, और इंटरसेक्शन 0 देगा. समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस, इफ देयर आर डाउट्स प्लीज आस्क. ऑसम, बहुत सही. वेरी गुड आकिफ. anyone has any doubts, please try and explain, please try and ask your doubt properly. Very good. ऑसम, ऑसम. और एनीवेज एज आई सेड, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझो. मैं वापस एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट? तो हमने ये देखा कि यार इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं. इक्विवेलेंस क्लासेस ऐसे होते हैं जहां पे पहले तो यार इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड होना चाहिए. ये बात समझ में आ गया, राइट? जो भी, जिन भी बच्चों को डाउट है, स्टेप बाय स्टेप चलो. सबसे पहले तो दिमाग में रखो कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन है, तभी जाके मैं इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर सकता हूँ. ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसमें हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे पहले. फिर हम ये देखेंगे कि यार कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि यार ये जो 1 है ना, ये सिर्फ 3 और 5 के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, 2 और 4 के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा कहीं पे भी. 1,1 1,3 1,5 3,1 5,1, कहीं पे भी आप 1 को 2 या 4 के साथ इंटरैक्ट करते हुए देख रहे हो? नहीं, राइट? समझ में आ रहा है? इसका मतलब 1 जो है 3 और 5 के साथ ही इंटरैक्ट कर रहा है. देखो, इसीलिए क्वेश्चन में शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब 1 जो है सिर्फ 1 3 और 5 से रिलेटेड है, 3 जो है 1 3 और 5 से रिलेटेड है, 5 जो है 1 3 और 5 से रिलेटेड है, राइट? एंड ऑल्सो शो दैट 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर. 2 जो है सिर्फ 2 और 4 से रिलेटेड है, 4 जो है वो 2 और 4 से रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड नहीं है. इसका मतलब ऐसे हमारे सेग्रीगेटेड क्लासेस बन रहे हैं, है ना? इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हो तो हमारे ऐसे क्लासेस बन रहे हैं, और एक क्लास के एलिमेंट्स सिर्फ आपस से रिलेट कर रहे हैं, दूसरे क्लास के एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहे. यही चीज हमने यहाँ पे देखा, और ये आइडिया को हमने ग्रो किया इस अगले वाले एग्जाम्पल में. और हमने ये देखा कि यार 1 5 और 9 ये एक इक्विवेलेंस क्लास बनता है, और इस क्लास के एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ आपस में रिलेट कर रहे हैं. और उसके लिए ऊपर देखो, मैंने वहां पे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, यहाँ पे 1 5 और 9 वाले. ऐसे और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है यार इनके अलावा. ये रिलेशन आर में इनके अलावा और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है जिनमें 1 5 और 9 हो. ट्राई करके देखो, 5,2 ट्राई करके देखो, 9,7 ट्राई करके देखो, नहीं सेटिस्फाई करेगा, कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट? सिर्फ यही सारे सेटिस्फाई करेंगे. क्यों? उसका रीजन भी समझ में आ जाएगा आपको अगर आप केयरफुली देखोगे तो. 1 5 और 9 में 4 का डिफरेंस है या तो 8 का डिफरेंस है, एंड दैट इज व्हाट द रिलेशन का डेफिनेशन इज. समझ में आ रहा है? राइट? समझ में आ रहा है? यस. या तो आप डाउट डाउट करके सर पटक सकते हो, या फिर आप दिमाग लगा के फील करने की, समझने की कोशिश कर सकते हो. और अगर डाउट है तो डाउट को थोड़ा सा क्यूरेट करके लिखो यार. बस रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो से क्या होने वाला है, राइट? एवरीवन क्लियर? राइट, फैंटास्टिक. अब 0482 में भी वही है, यहाँ पे तो और अच्छे से दिख रहा है. डिफरेंस इधर 0 है 4 है 8 है या 12 है ना? तो ये एब्सोल्युटली ये मल्टीपल ऑफ 4 वाला चीज सेटिस्फाई करते हैं, और ये सारे एक ही इकट्ठा बंच में है, तो ये आपस में ही इंटरैक्ट करेंगे. समझ में आ रहा है? ये किसी और 8 जो है 5 से इंटरैक्ट नहीं करेगा, 8 जो है 7 से इंटरैक्ट नहीं करेगा, 11 के साथ नहीं कर सकता.
क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लास है और इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लासेस बनते हैं, और जब इक्विवेलेंस क्लासेस बनते हैं, एक क्लास का एलिमेंट दूसरे क्लास के एलिमेंट के साथ मारामारी करने नहीं जाता, ऑर्डर्ड पेयर बनाने नहीं जाता. Yeah, thanks a lot, Bitan, means a lot. Thank you. Right, whoever is new, guys, and if you have not liked the video yet, please like the video and share the good word. That will definitely help us, help you, and keep the platform sustainable and keep it on moving. It encourages us and it makes sure कि हम लोग अपना बेस्ट देते रहे. ठीक है बच्चों, राइट. तो आई होप कि अभी ये यहाँ तक आइडिया क्लियर है और ये कंडीशंस यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहे हैं. ठीक है, चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्या हम लोग क्लियर हैं? यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा, काफी कुछ पढ़ा. अभी भी टाइम हमारे पास कम पढ़ने वाला है फंक्शंस पढ़ने के लिए, बट ट्रस्ट मी बच्चों, जो भी आपने पढ़ा है बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है आपको. बहुत हार्ड आकिब भाई, बहुत हार्ड, राइट. यस, जीरो का इक्विवेलेंस क्या है? इक्विवेलेंस इज नॉट द राइट वे टू से इट, बितन. जीरो का इक्विवेलेंस क्लास क्या है इज द राइट वे ऑफ सेइंग इट. या hello Pushpendra. And zero ka equivalence class, as you can see in this question, in this example, is 0 4 8 12, right? Because zero can make ordered pairs only with 0 or 4 or 8 or 12. It can't make an ordered pair with anything else, and that is exactly what happens in an equivalence class. समझ में आ रहा है? Right? Everyone clear? Yes, thank you Akansh. Means a lot to me. Yes, everyone clear? Bitan, आपका doubt clear है, I hope. Right, come on guys, a few questions. Everyone be ready. Here we go on your screens now. Let us define a relation R such that A is greater than or equal to B. आपको ये बताना है कि क्या ये relation reflexive है, symmetric है, transitive है. Options ध्यान से देखो और chat box में आंसर डालो. उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. बेसिक लॉजिक को यूज करो, आपको एलॉबरेटली आंसर नहीं लिखना. 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस एबीसीडी लिखना है, बस एबीसीडी लिखना है. तो सोच के देखो, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? ए कॉमा ए, तो बी की जगह ए आएगा, तो क्या वो सेटिस्फाई करेगा? रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये सोचो. फिर दूसरी चीज है ना, ए कॉमा बी, तो क्या बी कॉमा ए सिमेट्रिक वहां से आएगा? समझ में आ रहा है? राइट, क्विकली गाइज, let's see, come on. कोई बात नहीं, forget about the dislikes Dolly, let's focus, let's do what we are here to do, right? अगर आप लोगों को अल्टीमेटली, अगर मान लो 500 लोगों को नहीं बट 50 लोगों को इस सेशन का बहुत फायदा होता है, और बोर्ड में इट चेंजेस योर डायनामिक, इट चेंजेस योर स्कोर. 2 मार्क्स, 1 मार्क, 4 मार्क्स, अगर उससे आपका मार्क्स बढ़ रहे हैं और आप 95 प्लस 100 के रीजन में ला पा रहे हो, तो यार इससे बेटर क्या पर्पस हो सकता है इस वीडियो का? डोंट यू थिंक? अगर इस सेशन से आपने एक ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिया, तो दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो. यू विल रिमेंबर मी फॉर एटलीस्ट दैट एग्जाम. या ऑसम, वेरी गुड, थैंक यू राजा. यस, क्विकली. ऑल राइट, ध्यान से नंबर्स डालो बच्चों, नंबर्स डालो प्रॉपरली, एग्जाम्पल्स लो, गड़बड़ मत करो, और हर एक टाइप को प्रॉपरली एनालाइज करो. उसको ऐसे देखो, कोई भी चीज को ना फट से अरे हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, ऐसे मत सोचो. ऐसे सोचो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या ये सिमेट्रिक नहीं है, ये मैं ध्यान से देखूं, उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करो पहले. और जब आप नहीं कर पाओगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे हाँ ये तो रिफ्लेक्सिव है, अरे हाँ ये तो ये है. समझ रहे हो? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हु गॉट द फर्स्ट आंसर? राइट, क्षितिज डांगे हैज गॉट द फर्स्ट आंसर. अमेजिंग वर्क. Right, the correct answer is indeed option B. Rishabh, that's correct. Ashish, that is correct. Kshitij has given the answer first. That's fantastic work. Right, B is the correct answer. ध्यान से देखो, A is greater than or equal to B. A is greater than or equal to B. Can I say for reflexive, can I say for reflexive, A is greater than or equal to A? Is it valid for everything? Is this valid for every number? A के जगह कुछ भी नंबर डाल ले भाई, कुछ भी नंबर डाल ले. Is this true? Because I know A is equal to A, no? I know that A is equal to A, so it is reflexive. Does that make sense? Right? Does that make sense? A is equal to A, I know.
सिमेट्रिक का मतलब क्या है? इफ ए कॉमा बी इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, ठीक है, इफ ए कॉमा बी इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, तो लेट्स से 5,2 इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, राइट? इसका मतलब 5 is greater than or equal to 2, which I know it is. Then my question to you is 2 comma 5 a part of the relation? Is 2 comma 5 a part of the relation? Think about it. 5 comma 2 is a part of the relation. 5 is greater than or equal to 2, right? Is 2 comma 5 a part of the relation if 5 comma 2 is, right? Absolutely, it's not, right? It's not. How can 2 be greater than or equal to 5? It's impossible, and hence it is not a symmetric relation. समझ में आ रहा है? Hence it is not symmetric. I am pretty sure आप लोगों में से जिन्होंने भी इक्विवेलेंस बोला, आपने ये सोचा होगा कि यार 5,2 क्यों लूं, मैं 5,5 ले लेता हूं because 5 is equal to 5, right? But you can't just take the most comfortable condition. No, you just can't take the most comfortable situation. आपको उसको कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा, आपको सारी सारी अलग अलग चीजें देखनी पड़ेंगी, राइट? इसीलिए हमने एक ऐसा केस लिया है 5,2. समझ में आ रहा है? और ऐसे अनगिनत केसेस होंगे, समझ में आ रहा है, राइट? यस. ट्रांजिटिव के लिए क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखो. ट्रांजिटिव के लिए हम ये करेंगे, चलो 5,2 इज अ पार्ट ऑफ आर, वी नो दैट, ठीक है, 5,2 इज अ पार्ट ऑफ आर, वी नो दैट. कैन आई से you know I don't know, 14,5 is a part of R? Does that make sense? Right? ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ that 5 is greater than or equal to 2 and 14 is greater than or equal to 5, but can I say that 14 is also greater than or equal to 2 and therefore 14,2 is also a part of R? Does that make sense? Right? 14,5 is a part of R and 5,2 is a part of R. ये उल्टा लिखना चाहिए था, ये पहले लिखना चाहिए था, but A comma B and B comma C, so A comma C is a part of R and hence it is transitive, right? So it is reflexive, transitive but not symmetric. I think it's an excellent question. समझ में आ रहा है बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, राइट? कोई बात नहीं, बट आई होप आइडिया क्लियर हो गया, थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा. द क्लास विल रन टिल 9 PM guys, right? Anyone having any doubt, please ask. Come on, fatafat. Nice. Here's the next question. Now this question is a difficult one. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सवाल है, तो एक इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर है, तो एक बार फटाफट देख लेता है. आई एम प्रीटी श्योर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ग्रास्प करने में, बट ये आखिरी सवाल है इस सेक्शन का, फिर इसके बाद हम फंक्शंस करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस करेंगे. फटाफट गाइस, एवरीवन ट्राई एंड गिव योर बेस्ट इन दिस क्वेश्चन क्विकली. यस, पढ़ो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट है जैसे मैंने बोला. इफ यू बिगिन विद, जो पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ये है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज 10. ठीक है, पूरे सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और हमें ये बोला गया है कि आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक है, तो 10 के 10 एलिमेंट्स जो है उस रिलेशन का हिस्सा हैं, क्योंकि यार अगर रिलेशन का हिस्सा है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू ए कॉमा ए, तो 10 के 10 उसमें हैं. अब क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस क्लासेस बन रहे हैं. ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस क्लासेस भी बन रहे हैं. अब यहाँ पे ये बोला गया है कि इन 10 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. ये 3 नंबर्स हो सकते हैं 1, 5, 7, कुछ भी, है ना. 3 एलिमेंट्स हैं, इन 10 में से ये 3 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं रिलेट करना चाहूंगा इस एग्जाम्पल के साथ. कैन वी सी देयर आर 13 एलिमेंट्स ओवर हियर? कैन वी सी देयर आर 13 एलिमेंट्स ओवर हियर? क्या हम ये देख पा रहे हैं कि 13 एलिमेंट्स हैं? जैसे उस क्वेश्चन में 10 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 13 एलिमेंट्स हैं. उन 13 एलिमेंट्स में से 1, 0, 2 ये 3 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, उनके इक्विवेलेंस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है. उनके इक्विवेलेंस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि उनके इक्विवेलेंस क्लास में कितने एलिमेंट्स हैं. इसके इक्विवेलेंस क्लास में 3 एलिमेंट्स हैं, इसके इक्विवेलेंस क्लास में 5 एलिमेंट्स हैं, इसके इक्विवेलेंस क्लास में 1 एलिमेंट्स हैं.
तो टोटल कितने इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ये पूछा गया है सवाल. कम ऑन गाइस, थिंक अबाउट इट. इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. यस, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. कम ऑन गाइस, क्विकली प्लीज फोकस, डिस्ट्रैक्ट मत होइए चैट बॉक्स में अननेसेसरी चैट करके, कोई मतलब नहीं है. कम ऑन गाइस, क्विकली फटाफट. ऑल द न्यू फ्रेंड्स हु हैव जॉइंड इन अस, फंक्शंस हम तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं. अगर आपने लाइक बटन हिट नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए. स्प्रेड द गुड वर्ड एज मच एज पॉसिबल. कम ऑन गाइस, shower in the love and spread the word. Come on. Hello Deepak, welcome. Yes, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 7 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट. मृदुल, आर यू सेइंग ऑप्शन 3 और आर यू सेइंग 3? ऑप्शन बी के बारे में बात कर रहे हो? Pushpendra, that is the correct answer. Wonderful work. Right, Kunal, that's the correct answer. Mradul answered it first, if I'm not wrong. Right. Mradul answered it, then Kunal answered it, then Pushpendra answered it. Right. So let's see answer 4 क्यों है. ठीक है, आंसर 4 क्यों है? क्योंकि हमें ये बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि यार जो आपका सेट ए है ना, उसमें 10 एलिमेंट्स है. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट इज 10. ठीक है, नाउ देर आर 1 2 3 1 2 3 4 5 1. ठीक है, अब हमारे पास ये इन्फो है दैट ए इज अ पार्ट ऑफ दिस सेट. ठीक है, दिस गाय इज ए. ठीक है, दिस गाय इज बी, दिस गाय इज सी. क्या फील कर पा रहे हो आप पूरे चीज को? राइट. ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं अभी? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं. 5 एलिमेंट्स ग्रीन कलर के हैं क्योंकि बी के इक्विवेलेंस क्लास में, बी के इक्विवेलेंस क्लास में 5 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं क्योंकि ए के इक्विवेलेंस क्लास में 3 एलिमेंट्स हैं. राइट. और यहाँ पे एक ही एलिमेंट है क्योंकि सी के इक्विवेलेंस क्लास में एक ही एलिमेंट है. बट गाइस, कैपिटल ए जो पूरा सेट है उसमें तो 10 एलिमेंट है. और हमें ये पता है, हमें ये पता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे से ये नहीं करते. मतलब अगर इसमें 3 है तो इसमें 3 ही होंगे, अब और घुसेड़ा नहीं जा सकता उस इक्विवेलेंस क्लास में. इसमें 5 है तो इसमें 5 ही है, इसमें 1 है तो इसमें 1 ही है. इसका मतलब जो 10वां एलिमेंट है वो एक और एक इक्विवेलेंस क्लास का हिस्सा है. राइट. तो टोटल कितने इक्विवेलेंस क्लास हुए? 1 2 3 और 4. एंड हेंस ऑप्शन C4 is the correct answer because they are asking you how many equivalence classes does A contain. अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों, तो ट्रस्ट मी इक्विवेलेंस क्लास खत्म हो गया. आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं. इक्विवेलेंस क्लास में फील आ गई, कनेक्ट हो गया. राइट. अगर कोई डाउट है आपको इसमें तो आप पूछ सकते हो, वापस भी देख सकते हो. ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हेन इट कम्स टू इक्विवेलेंस क्लासेस. कम ऑन बच्चों, क्लियर? आगे बढ़े. राइट. ऑसम, बहुत सही. तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल. राइट. और मेरा कोड यूज कीजिए जीपी लाइव टू ज्वाइन इन ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म विच इज अ सुपर डुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर 12th स्टैंडर्ड प्रिपरेशन नीड्स. राइट. सिर्फ 13,500 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, जिस जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, दैट टू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. अगर आप ये कोड यूज करोगे जीपी लाइव तो आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपए में पूरे साल भर के लिए. ठीक है बच्चों, अभी फटाफट फंक्शन शुरू करते हैं विद द आइडिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, उससे पहले, ठीक है, फंक्शन क्या है ये समझते हैं. ठीक है, नाउ अ फंक्शन इज द बेसिक कंडीशन. मैं यहां पे लिखता हूं फंक्शन का. राइट. every each and every pre-image
ईच एंड एवरी प्री इमेज, राइट, जिसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं, राइट, ईच एंड एवरी प्री इमेज has a unique image, has an unique image. Don't worry, इसको अच्छे से डिकोड करेंगे हम लोग. has an unique image मतलब आउटपुट, ठीक है. तो बेसिकली प्री इमेज क्या है? प्री इमेज इज द एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट, ठीक है. प्री इमेज इज द एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट, मतलब स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी जब हम ऑर्डर पर लिखते हैं तो स्मॉल ए जो है वो प्री इमेज है ना, और जो स्मॉल बी है वो आपका इमेज है, ठीक है. तो अगर हर एक प्री इमेज, पहले सेट में का हर एक प्री इमेज, हर एक इनपुट का सिर्फ एक यूनिक आउटपुट हो, सिर्फ एक यूनिक कनेक्शन हो, तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे, ठीक है. तो ये रिलेशन भी है, अगर ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो रिलेशन भी होगा, बट इसको पर्टिकुलरली फंक्शन बोला जाएगा. इसका मतलब ये है कि यार हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन कहलाएगा, बट ऐसे कई सारे रिलेशंस हैं जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उन रिलेशंस को हम फंक्शंस नहीं कह सकते. समझ में आ रहा है? तो रिलेशंस एक सुपर सेट है, उसमें से कुछ रिलेशंस फंक्शंस कहे जाएंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, राइट. क्या ये फील आ रही है? क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, success founders, this is important. This is exactly what you asked for. So be absolutely alert, right? Do not worry about me getting tired. I am fully motivated to make sure कि आप लोगों के लाइफ में हल्का सा चेंज आए, ठीक है. और वो हल्का सा चेंज अगर ग्रो करके बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है 12th स्टैंडर्ड के स्कोर्स को और बेटर करता है, इंप्रूव करता है, आई फील सुपर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. या गाइज, कम ऑन गाइज, एवरीवन, right, are we understanding this feeling? Every image over here has a unique image. Unique मतलब one, सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए. ये समझ में आ रहा है बच्चों? क्या हम ये चारों एग्जाम्पल्स में देख पा रहे हैं? Can we see that in all these four examples, all, ठीक है, all of these four examples, each and every input, each and every image has a unique, each and every pre-image has a unique image, each and every input has a unique output. In a more diagrammatic sense, each and every input has only one arrow going outwards, has only one arrow. And it's not like it has 0 arrows or it has 2 arrows, only one arrow. It needs to have an output, and that too only one. और ये चारों डायग्राम्स में हो रहा है, इसीलिए ये चारों फंक्शंस हैं. रिलेशंस भी है बट फंक्शंस भी हैं, right? Particularly functions hai. Can we see each and every element is giving out only one arrow, right? Although there are other things that are happening towards the right hand side, we'll talk about them later in the types of functions. But are we clear with the condition? And if we are clear with the conditions, okay, if we are clear with the conditions, I would like to go right at the start of the class and talk about each and every relation to figure out क्या वो function है, क्या वो फंक्शन है. क्या करें बच्चों? लेट्स ट्राई दिस आउट. कैन वी ट्राई दिस आउट? कम ऑन. इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? क्या आपके सामने जो दिख रहा है वो फंक्शन है? सिंपल फंडा, ईच एंड एवरी इनपुट शुड हैव अ सिंगल आउटपुट. इन डायग्रामेटिक टर्म्स, each input, each pre-image should have only one arrow going outside. Should have, है ना, ऐसा नहीं कि arrow नहीं होगा तो चलेगा, होना चाहिए, बट एक ही होना चाहिए, तब वो फंक्शन है. Come on guys, is this a function? Everyone, come on, yo, that's awesome, wonderful. Yes, quickly guys, is this a function or no? Think about it. गड़बड़ जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, सोच समझ के. Every pre-image should have a single output, single image. Yes, very good. This is not a function, and the culprit for this to not be a function is grapes, है ना, क्योंकि grapes दो arrow बाहर फेंक रहा है ना. grapes जो है वो दो arrows बाहर फेंक रहा है, इसीलिए grapes is the culprit, and that is why this is not a function. This is just a relation. This is a relation, but this is not a function. Are we understanding that guys? क्या वो फंडा clear है? Come on.
राइट, ऑसम। अगले अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, चलो फटाफट। क्या ये फंक्शन है? क्या आपके सामने स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है, क्या ये फंक्शन है? कम ऑन, क्विकली क्विकली, फटाफट। ऑसम, यस इट इज अ फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट सिर्फ एक एरो छोड़ रहा है दूसरी तरफ, सिर्फ एक एरो छोड़ रहा है दूसरी तरफ। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। यस, each and every element is throwing an arrow, and that is throwing only one arrow, a unique image for every pre-image. Fantastic, very good, right? यस, तो आई होप जिसने भी नो लिखा आपको क्लियर है, समझ में आ गया कि क्यों है। बिकॉज एवरी प्री इमेज, देर आर ओनली टू प्री इमेजेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, CSK एंड MI. बोथ these प्री images have an output, have an arrow going outward, and that too only one unique, so function. Yes, clear. Is this a function? Now this is interesting. Is this a function? यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, क्या ये फंक्शन है? अगर आप सोचोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, यस वेरी गुड, दिस इज अ फंक्शन, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द टीम वाला सेट has an arrow going out, and that too only one arrow, so it is satisfying the condition, right? Josh in the sir and students, I would say Josh is in the air, Divyam. Yes, right. So यहाँ पे आते हैं, क्या ये फंक्शन है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ, क्या ये जो रिलेशन है आपका आर, यहाँ पे क्या ये फंक्शन है? राइट, कम ऑन कम ऑन क्विकली एवरीवन, इज दिस अ फंक्शन? थिंक अबाउट इट, आराम से सोचो, कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से सोचो। यस, दक्षता इज सेइंग यस, इज फॉर दिस, इज दैट आशीष, आर्यन, वेरी गुड। हरिलाल, हरिलाल को समझ में आ गया, आशीष को समझ में आ गया। नो, कम ऑन क्विकली, इज दिस अ फंक्शन और नॉट? Yes, absolutely correct. This is not a function. Why? Because 0,0 भी है, 0,1 भी है, 0,2 भी है, 0,3 भी है। 0 के पास भी एरो फेंक रहा है, 0,1 के पास भी एरो फेंक रहा है, 0,2 के पास भी एरो फेंक रहा है, 0,3 के पास भी एरो फेंक रहा है। इसका मतलब एक प्री इमेज 4 इमेजेस के पास जा रहा है। So it is not a function. It's not giving a unique output. Are we understanding this, guys? Right? आई होप सबको थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। राइट, तो आई थिंक काफी एग्जांपल्स देख लिए हमने, आई थिंक अभी काफी आइडिया तो लग गया है हमें, राइट? काफी आइडिया लग गया है कि यार फंक्शन होते क्या है। अगर ये आइडिया लग गया है तो आई थिंक वी आर प्रीटी क्लियर विद द आइडिया कि यार ये चारों तो फंक्शंस है, क्योंकि चारों जो प्री इमेजेस हैं सब लोग एक एक एरो फेंक रहे हैं, एग्जैक्टली एक एक एरो फेंक रहे हैं। अगर हमें फंक्शन क्या है ये क्लियर हो गया है, ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। और बट बिफोर दैट आई थिंक आई कैन टेल यू वन मोर एग्जाम्पल जहां पे हम ना एक्स वाई एक्सिस के साथ डील करते हैं। डज एवरीवन नो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर? यस, डज एवरीवन नो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर? ये ग्राफ सबको पता है, राइट? सिंपल वाला ग्राफ में ले रहा हूं ताकि समझ में आए, राइट? अब इनपुट क्या होता है? इनपुट क्या होता है? एक्स वैल्यू होता है। इनपुट क्या होता है? एक्स वैल्यू होता है। समझ में आ रहा है, राइट? तो क्या आप इस ग्राफ से देख पा रहे हो, क्या आप इस ग्राफ से देख पा रहे हो, और आप इक्वेशन से भी देख पा रहे हो कि इस इनपुट का एक ही तो आउटपुट है। अगर मैं x को 2 डालता हूं तो मुझे आंसर 2 स्क्वायर 4 ही तो आ रहा है। तो 2 जो है वो आउटपुट, सिंगल आउटपुट ही दे रहा है 4। समझ में आ रहा है? एंड हेंस इट इज अ फंक्शन, right? Hence it is a function. Is everyone understanding this? Y equal to x square is a function, yeah? But on the other hand, if I draw this y square is equal to x, ये एक पैराबोला है, y square equal to x, I'm pretty sure इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, right? Y square is equal to x, पैराबोला जिसको डील किया था 11th स्टैंडर्ड में कोनिक्स में। This is not a function. Think about it. Why? Because if I put one x value, let's say x is 4. If I put x as 4, can I see that I'm getting two y values? One is y is equal to 2 and another is y is equal to -2. तो अगर मैं y square equal to x इस रिलेशन में x की जगह 4 डालूं तो आई एम गेटिंग टू आउटपुट्स।
2 and minus 2. I'm getting two arrows going outside. So it is not a unique output anymore. It's not unique anymore. And hence this is not a function. Can we understand this? Can we understand why this is not a function and why this is a function? राइट, ये बस मैंने एग्जांपल दिया ताकि फील कर पाए आप लोग. ठीक है, पहला वाला जो केस था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में सिंपल अल्जेब्राइक सोचो, डायग्राम को तेल लगाने जाने दो. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में कोई भी एक x का वैल्यू डालो और मुझे बताओ कितने अलग अलग y के वैल्यूज आ रहे हैं उस एक x के वैल्यू के लिए. x को डालो -5, x को डालो -5. राइमो गेमिंग और जिसको भी ये चीज नहीं आ रहा है, आई एम आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. In the first graph, y is equal to x square. If I plug x as 5, ठीक है, if I plug x as 5, what is the value of y that you are getting? सिंपल सवाल, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा अब बस इस सिंपल सवाल का जवाब दो. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो ग्रीन में मैंने लिखा है पहला वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ, उसमें अगर मैं x को -5 डालूं तो y का वैल्यू क्या आएगा? बिल्कुल सही है ना, y का वैल्यू इन दैट केस -5 द होल स्क्वायर 25 आएगा. सही, एक ही आएगा ना y का वैल्यू, एक ही आएगा y का वैल्यू. बट दूसरे इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल टू x में अगर मान लो मैंने x का वैल्यू 25 डाल दिया तो y के कितने वैल्यूज आएंगे? दो वैल्यूज आएंगे. एक x का वैल्यू मैं डाल रहा हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 25, तो y +5 भी आएगा -5 भी आएगा. तो एक x का वैल्यू आपको अगर दो y के वैल्यूज दे रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपका एक इनपुट दो आउटपुट्स दे रहा है. और फंक्शन का कंडीशन ही वही है बच्चों, हमने यही तो पढ़ा इस स्लाइड में कि each and every input should have a unique output. It can't have two or more outputs. It should have only one arrow going outwards, and that is happening in y is equal to x square. क्योंकि x को जब मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ y का इज्जत से एक ही वैल्यू आ रहा है. समझ में आ रहा है? Yes, everyone absolutely clear. Come on guys, anyone having any doubt? Yes, fantastic. Yes, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. अंशिका, व्हाट एग्जैक्टली इज द डाउट? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क थोड़ा सा एलॉबरेटली. कम ऑन गाइस, क्विक क्विक क्विक, फटाफट. Now let's move to types of functions. Types of functions, if you notice ये जो डायग्राम है सेम डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, सेम डायग्राम यहाँ पे निकाला हुआ है. और हम लोग ये समझना चाहते हैं कि a function is defined to be one or injective or many one. ठीक है, one is basically a category of function. ठीक है, so we can basically categorize functions into two formats. पहला फॉर्मेट तो पहला टाइप तो ये है जहां पे इट इज one और many one. ठीक है, one और many one, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेट पर्सपेक्टिव. सेट पर्सपेक्टिव से समझना बहुत ज्यादा इजी है, राइट? अगर आप सिंपल तरीके से समझो, इफ देर आर मोर देन वन इनपुट्स which give the same output, then it is many one. Can we feel this guys? Come on, think about it. ये पूरे चीज को ना थोड़ा सा सेट, डायग्राम, फील के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो. If there are more than one inputs giving the same output, it is still a function, no? पहली बात तो ये सोच के देखो, फंक्शन का कंडीशन क्या है? फंक्शन का कंडीशन ये है कि हर इनपुट के पास आउटपुट होना चाहिए और वो एक ही आउटपुट होना चाहिए. ठीक है, यहां से मैं दो एरोज नहीं निकाल सकता, है ना? यहां से मैं दो एरोज नहीं निकाल सकता, दो आउटपुट्स नहीं ले जा सकता, एक ही आउटपुट जाएगा. बट ये चलेगा कि यहां से मल्टीपल इनपुट्स एक ही आउटपुट्स के पास जा रहे हैं, ये तो चल सकता है ना भाई. और उसको हम मेनी वन बोलेंगे, मेनी वन. ठीक है, वन मेनी नहीं चलेगा. वन मेनी अगर होगा, एक्स से वाई जब हम जा रहे हैं, इनपुट से आउटपुट जब जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के सेट से जब राइट हैंड साइड के सेट पे जा रहे हैं, तब वन मेनी नहीं चलेगा, वो फंक्शन नहीं होगा फिर. ठीक है, एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स नहीं दे सकता, बट मल्टीपल इनपुट्स एक आउटपुट तो दे सकते हैं, तो उसको मेनी वन बोला जाएगा. समझ में आ रहा है? उसको मेनी वन बोला जाएगा. और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मेनी वन जो है यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है. कैन वी सी दैट? मेनी वन जो है यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है इन द सेकेंड एंड द थर्ड केस. व्हाई? बिकॉज इफ यू नोटिस 1 and 2 both are giving the same output A, right? Here also 1 and 2 both are giving the same output B. Can we feel that guys? Right? Can we see that both of these are many one, the second and the third case? Can we feel that quickly? Come on, right?
and on the other side the first and the fourth are 1 1. Why? Because it is not many one. आप ये ऐसे कोई भी दो या दो से ज्यादा इनपुट्स नहीं ढूंढ पा रहे हो जो सेम आउटपुट देता हो रहा है क्या? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 ईच आर हैविंग सेपरेट आउटपुट्स. यहाँ पे 1 and 2 both are giving B, यहाँ पे 1 and 2 both are giving A, and hence this is many one. Second and third example is many one, first and fourth example is 1 1. Is everyone clear? Come on guys, किसी को कोई डाउट प्लीज पूछिएगा. Come on फटाफट. Come on guys, please interact. This is absolutely the most crucial time of this chapter. Types of functions बहुत important. Quickly, are we understanding the concept? Injective is just a word for 1 1. ठीक है? So basically if you see that if x1 and x2 are two inputs, ठीक है, if x1 and x2 are two inputs and their outputs are equal, right, and their outputs are equal, then the input should also be the same if it is 1 1. और यही चीज हम यूज करके 1 1 और many one प्रूव करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे and we'll understand it more. Fantastic, good to see that guys. तो ये पहला कैटेगराइजेशन हुआ. This is the first categorization, right? First categorization which is 1 1 many one. ठीक है, 1 1 and many one, right? दूसरा कैटेगराइजेशन बच्चों, दूसरा कैटेगराइजेशन इज ऑन टू एंड इनटू. ठीक है, दूसरा कैटेगराइजेशन इज ऑन टू एंड इनटू. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे 1 1 फंक्शन था यहाँ पे, इसका और एक नाम था इंजेक्टिव. बस टर्मिनोलॉजी, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी, डोंट गो टू मच इनटू इट. वैसे ही ऑन टू का कैटेगराइजेशन इज सर्जेक्टिव. ऑन टू को सर्जेक्टिव बोला गया है, राइट? ऑन टू को सर्जेक्टिव बोला गया है, और उसका जो नॉट ऑन टू है दैट इज इनटू. ठीक है, जो ऑन टू नहीं है वो फंक्शन इनटू है. अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पे द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू रेंज. ठीक है, और जहां पे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, दैट इज एन इनटू फंक्शन. समझ में आ गया बच्चों? डेफिनेशन समझ में आ गया? बेसिक डेफिनेशन क्या क्लियर है हम सब लोगों का? कम ऑन फटाफट. यस गाइस, क्या बेसिक डेफिनेशन क्लियर है? हाय साक्षी, व्हाट्सअप, राइट? विपिन, कुछ नए नाम भी दिख रहे हैं. फंटास्टिक, गुड टू सी गाइस. नितिन, एक्सेस, सूरज, वेलकम एवरीवन. जिन लोगों ने भी फटाफट अगर वीडियो का लाइक बटन हिट नहीं किया तो प्लीज लाइक बटन हिट कर दीजिए एंड स्प्रेड द वर्ड एज मच एज पॉसिबल, राइट? दिस सेशन इज गोइंग टू बी सुपर क्रूशियल फॉर रिविजन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस इन इट्स एंटायरिटी, राइट, फॉर द CBSE 2021 एग्जामिनेशन, राइट? तो ऑन टू फंक्शन क्या है? जहां पे कोडोमेन और रेंज इक्वल है. अगर आप ये पूछोगे कि सर कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज नथिंग बट ऑल द अवेलेबल वैल्यूज ऑफ y. ऑल अवेलेबल वैल्यूज ऑफ y मतलब ये सारे y के वैल्यूज जो आउटपुट हो सकते हैं, राइट? ठीक है, ऑल अवेलेबल वैल्यूज ऑफ y. और रेंज क्या है? रेंज इज द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ y. मतलब जो वैल्यूज y के लिए जा रहे हैं. तो पहले ही एग्जाम्पल में देख लो यार, क्या आपको नहीं लगता कोडोमेन? Can we see that the codomain is A, B, C, D, E, F? क्या हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे A, B, C, D, E, F ये 6 के 6 एलिमेंट्स कोडोमेन का हिस्सा हैं? Can we see that guys? Come on. Yes, तमन्ना, ओ आपका नाम मैंने पहली बार देखा यार. तमन्ना, कैसे हो? बहुत लेट आए यार आप. Yes, everyone clear? क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि ये एग्जाम्पल में A, B, C, D, E, F ये 6 के 6 एलिमेंट मिला के कोडोमेन बनाते हैं, क्योंकि ऑल दी अवेलेबल वैल्यूज ऑफ y, कैन यू फील, ये सारे अवेलेबल हैं एरो को खत्म करने के लिए. एरो वहां तक आके खत्म होगा. ये समझ में आ रहा है, राइट? यस. तो कोडोमेन क्या है ये पता चल गया, ये सारे अवेलेबल हैं. अब रेंज क्या है? जो एक्चुअली आउटपुट्स हैं, जहां पे एक्चुअली आके एरोस खत्म हुए हैं. तो कैन वी सी दैट आवर कोडोमेन इज दिस and our range is the green tick mark. So we can see clearly कि भाई कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, और जब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है तो वो एक इनटू फंक्शन है. क्या हम ये समझ पा रहे हैं?
राइट, कैन वी सी, आई हैव ट्राइड टू यूज द सेम कलर जिससे कि समझ में आए, राइट। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये वाला क्या है बच्चों, सेकंड वाला एग्जांपल, इज दिस इनटू और ऑन टू, कम ऑन एवरीवन टेल मी, क्या यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर है, सेकंड वाला एग्जांपल, क्विकली गाइस। यस, रेंज इज ओनली ए बी सी डी, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, उमीरा, अफरीन, फंटास्टिक। यस, यहाँ पे क्या है, ऑन टू है या इनटू है, बताओ, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन और इज इट नॉट इक्वल टू, क्विकली सेकंड एग्जांपल गाइस, फटाफट। राइट, एब्सोल्युटली, दिस इज एन इनटू फंक्शन, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हो ये सिर्फ तीन, बी सी और डी, सिर्फ ये रेंज में है और ये पूरा का पूरा कोडोमेन है, तो रेंज जो है छोटा है कोडोमेन से, रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट इक्वल, यू कैन सी रेंज इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट और इक्वल टू द कोडोमेन, जब वो इक्वल टू हो जाएगा तब वो ऑन टू होगा, जो थर्ड केस में हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑन टू है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन सेम है, ये भी ऑन टू है क्योंकि रेंज और कोडोमेन सेम है, आर वी एबल टू सी दैट, सो इट्स इनटू इनटू ऑन टू, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस, कम ऑन फटाफट, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, राइट, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एंड दैट इज द होल आइडिया, जैसे कुछ आप संदीप इज सेइंग जेई क्वेश्चंस, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यू नो, बूस्टर्स, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना कड़क कर रहे हैं कि यार प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर पाओगे, इसीलिए ऑलवेज एम्फसाइज व्हेनेवर द लेक्चर इज गोइंग ऑन, completely dissolve your mind space into what you are listening, what you are understanding, जिससे कि कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाए कि एप्लीकेशन में कभी कोई गड़बड़ आएगा नहीं, जैसे आई कैन बेट यू इक्विवेलेंस क्लास आप अच्छे से समझे हो आज, अगर प्रॉपरली आपने सुना है और अगर एक दो बार और देख लोगे तो इक्विवेलेंस क्लास में आपको कोई भी क्वेश्चन डरा नहीं सकता इसके बाद, कितना भी डिफिकल्ट है कि नहीं। Yes guys, so I think we are clear with what one and many one is, what onto and into is. Yes guys, are we absolutely clear with the difference of these two? Awesome, right? तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एंड आई वांट यू गाइस टू टेल मी वेदर व्हाट इज द कैटेगराइजेशन, मैं यहाँ पे ये फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू 2x plus 1 if I'm not wrong, yeah, y is equal to 2x plus 1, absolutely correct, राइट, सो कैन वी सी, ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 ये फंक्शन है, बहुत इजीली हम उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, कैसे, x को जीरो डाल दिया तो y क्या आ गया, 0 प्लस 1 1, एंड हेंस दिस पॉइंट ओवर हियर इज 0,1, ठीक है, y को जीरो डाल दिया तो 0 इज 2x प्लस 1, 2x इज माइनस 1, x इज माइनस हाफ, एंड हेंस दिस पॉइंट इज माइनस हाफ कॉमा 0, राइट, तो ये लाइन बन गया, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, लाइन बन गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1, इज इट वन वन और मेनी वन, बताओ, इज इट वन वन और मेनी वन, इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी टू डिफरेंट इनपुट्स गिविंग यू द सेम आउटपुट, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे मैं दो अलग x के वैल्यूज डालूं और मुझे सेम y का वैल्यू आए, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, बिफोर गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज कि भाई एग्जाम में कैसे लिखना है, सिंपल तरीका, क्या मुझे ये बताओ कि क्या मैं दो अलग अलग x के वैल्यूज डाल सकता हूं और फिर भी मुझे सेम y का वैल्यू आए, कम ऑन गाइस, इज दैट पॉसिबल, क्विकली, यस, एब्सोल्युटली पॉसिबल ही नहीं है ना वो, राइट, डायग्राम में भी देख रहे हैं कि आप कितना भी ट्राई कर लो आप दो अलग x के वैल्यू डाल के सेम y वैल्यू नहीं ला सकते हो, है ना, सेम y वैल्यू नहीं ला सकते हो, और एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, टू फाइंड वेदर द फंक्शन इज वन वन और मेनी वन, ठीक है, लेट f of x1 is equal to f of x2, इसका मतलब x1 और x2 ये दो ऐसे इनपुट वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनका आउटपुट जो है वो सेम है, f of x मतलब क्या, y is equal to f of x ना, है ना, f of x is this, इसका मतलब दो इनपुट्स हैं x1 और x2, उसका आउटपुट सेम है, ठीक है, f of x क्या है, 2x plus 1, so this is 2x1 plus 1 equal to 2x2 plus 1, अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तब 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2x1 इक्वल टू 2x2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है कि जो हम दो इनपुट्स की बात कर रहे थे ना भाई, वो एक ही है। तो ऐसे कोई दो अलग इनपुट्स नहीं है जो सेम आउटपुट दे रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब वो वन वन फंक्शन है, क्योंकि ऐसे हम दो इनपुट्स ला ही नहीं पा रहे हैं, इसका आउटपुट सेम आ रहा है। क्या ये फील कर पा रहे हैं हम लोग? राइट? इज एवरीवन एबल टू फील दैट? कम ऑन गाइस। यस। मनन, इसका आइडिया नहीं है यार, प्लीज आपको कंफर्म करना पड़ेगा। टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्निकल टीम। संदीप यार इतने बार स्पैम मत करो, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। आई कांट टेक अ जेई क्वेश्चन फॉर यू ना बाबा। राइट? यस, दिस इज अ वन वन फंक्शन वेरी इजीली, और एग्जाम में हमें इसी तरीके से लिखना है टू फाइंड वेदर इट इज वन वन और मेनी वन। लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल फंक्शंस। ठीक है? apply the function, simplify and see if you are able to get x1 equal to x2. if you are not able to, इसका मतलब वो many one है। ठीक है? if you are able to, then it is 1 1, and you can see from the graph by drawing a horizontal line. This is called the horizontal line test. ठीक है? Right? The horizontal line test just says that if it cuts the graph of the function at only one point, ठीक है, then it is a वन वन function. On the other hand, आप ये y equal to x square ये वाला function ले लीजिए, y equal to x square ये वाला function ले लीजिए। यहाँ पे क्या मैं horizontal line test draw कर सकता हूँ? horizontal line draw कर सकता हूँ। Can I see that there are two inputs? Can I see that there are two inputs which are giving the same output? For example, minus 2 the whole square and plus 2 the whole square is the same, no? Similarly, I'm just taking a random example. So can we see that there are two inputs giving the same output? Two inputs giving the same output, right? So can I say that this is therefore many one straight away? राइट? क्योंकि दो इनपुट्स हैं यार जो सेम आउटपुट दे रहे हैं, दो इनपुट्स हैं, मेनी इनपुट्स हैं जो सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो मेनी वन हो गया। समझ में आ रहा है? एंड द सेम थिंग यू कैन डू बाय सेइंग लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है? नाउ if I use this the technical way of solving it, so can I say this is x1 square is x2 square, right? And if I say this, can I therefore say x1 is equal to plus minus x2? इसका मतलब x1 is not x2, x1 and x2 can be different, है ना? if this doesn't mean x1 is exactly equal to x2, this का मतलब ये भी है कि x1 और x2 can be negatives of each other, and that is why if x1 is 5, x2 can be minus 5, है कि नहीं? Because 5 square and minus 5 square is same, and we can prove it like that also. Hence this is a many one function. Are we clear guys? Yes, therefore this is a many one function, right? तो ये many one हो गया, ये पिछला वाला one one हो गया, right? पिछला वाला one one हो गया। Now let's talk about onto and into. onto और into क्या है? रेंज और कोडोमेन। जब कोडोमेन डिफाइन नहीं किया गया होता है, राइट? जब कोडोमेन डिफाइन नहीं किया होता है, इसका मतलब इट्स द एंटायर वाई एक्सिस। बट इफ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ दिस, द एंटायर वाई एक्सिस इज द आउटपुट एज वेल। रेंज भी वही है, एंटायर वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, आप अलग अलग x के वैल्यूज डालो, आपको हर एक y का वैल्यू आ जाएगा, हर एक वैल्यू आ जाएगा y का, from minus infinity to plus infinity, and hence the range is same as minus infinity to plus infinity. The codomain is also minus infinity to plus infinity, क्योंकि डिफाइन नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया। नहीं तो जनरली क्या होता है ना, कोडोमेन यहाँ पे ऐसे डिफाइन होता है y की तरह। अगर डिफाइन नहीं है तो मतलब पूरा y एक्सिस, पूरा y एक्सिस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे है। और रेंज भी तो वही है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एंड हेंस इट इज एन ऑन टू फंक्शन। वेरी गुड, समझ में आ रहा है बच्चों? राइट? बट सेम स्टोरी अगर यहाँ पे लगाओ तो ये ऑन टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, बट रेंज तो सिर्फ जीरो से इंफिनिटी है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डजंट गिव यू नेगेटिव आउटपुट्स, राइट? कैन वी सी दैट गाइस? why this is an into function? Because range is not equal to codomain. All right? राइट? सो ऐसे और फंक्शंस है, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, उनको एक्सप्लोर करो, देखो, कैटेगराइज करो, वन वन क्या है, मेनी वन क्या है, इनटू क्या है, ऑन टू क्या है। ट्राई एंड डू ऑल दिस काइंड ऑफ simplifications, those will help you a lot, right? Let's take a few questions. Yes guys, let's take a few questions quickly before closing. Yeah, looks like a good bunch of questions, बहुत सारे questions है, right? So yeah, let's take this question quickly.
थोड़ा सा फन करते हैं, थोड़ा सा वन वन ऑन टू वाला खेल खेलते हैं, ठीक है। वी नो दैट इंजेक्टिव मीन्स वन वन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट इन केस फॉर एवरी वन टू गेट अ फील ऑफ इट। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, and bijective means both one one and on two. Right, guys? So everyone, I'm waiting for your response. Right, I'm waiting for your response quickly. Yes, तो वहां जो पढ़ा था ना विनीता, टाइप ऑफ फंक्शंस, वो फंक्शंस को यूज करके, ग्राफ्स को यूज करके, डेफिनेशंस को यूज करके ये फिगर आउट करना है कि मॉड्यूलस फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, ऑन टू है या इन टू है। समझ में आ रहा है? राइट, लुकिंग फॉरवर्ड इन द चैट बॉक्स गाइस, फटाफट चैट बॉक्स में अपने आंसर्स डालिए क्विकली। Yes, quick, quick, quick. Come on, guys, give your best. अरे भाई एक्सेस संदीप, क्या हुआ? जेई के क्वेश्चंस वाले ये तो ऐसे सॉल्व हो जाना चाहिए। फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। तो बाय जैसे इंजेक्टिव इज जस्ट अ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी फॉर वन वन, वन वन का एक फैंसी सा नाम है। सर्जेक्टिव इज अ फैंसी नेम फॉर ऑन टू, बाइजेक्टिव इज अ फैंसी नेम फॉर बोथ। अगर एक फंक्शन दोनों है, वन वन और ऑन टू, जैसे वो y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन था, अगर वैसा फंक्शन है तो वो वन वन और ऑन टू दोनों है तो उसको बाइजेक्टिव बोला जाएगा। राइट, यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी गाइस। क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू डिड मार्क इट। आशीष ने पहले बी बोला था, फिर सी बोला करेक्ट करके। राइट, एंड सलोनी हैज गिवन द राइट आंसर। फंटास्टिक वर्क आशीष, आकिफ, डॉली। यस, दिस इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, आप अल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये वाले थॉट प्रोसेस से शुरू करके यू कैन प्रूव इट एब्सोल्युटली अल्जेब्रिकली। ठीक है, एक्स वन क्यूब प्लस फोर equal to x2 cube plus 4, 4 and 4 gets cancelled, 4 and 4 gets cancelled, and then you have x1 cube is equal to x2 cube, cube rooting both the sides, x1 equal to x2, and therefore we can say this is 1 1। ठीक है, now therefore we can say 1 1। ये तो हो गया, ये तो काफी लोगों को आया भी होगा, बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यार x को आप नेगेटिव वैल्यूज डालोगे तो आपको नहीं लगता नेगेटिव वैल्यूज, बहुत बड़े बड़े नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, और अगर आप x को पॉजिटिव डालोगे तो बहुत सारे पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगे, x को जीरो डालोगे तो जीरो प्लस फोर भी आएगा। तो बेसिकली दिस विल गिव ऑल द y वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर आप ग्राफिकली इस फंक्शन को ड्रॉ करना चाहते हो, दैट एवरीवन नोज दैट y इक्वल टू एक्स क्यूब इज दिस, बराबर, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। राइट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फोर का ग्राफ 4 यूनिट्स ऊपर जाएगा? अगर ये y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फोर का ग्राफ है तो आपको नहीं लगता y एक्सिस पे सारे आउटपुट्स लेगा यार, वो सारे आउटपुट्स लेगा। इसका मतलब रेंज इज कैपिटल आर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और वही तो आपका कोडोमेन भी है। तो अगर कोडोमेन भी कैपिटल आर है और रेंज भी कैपिटल आर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, राइट, दैट मीन्स रेंज एंड कोडोमेन इज सेम। राइट, दैट मीन्स इट्स एन ऑन टू फंक्शन, और अगर वो ऑन टू है, सर्जेक्टिव है, वन वन और ऑन टू दोनों है, तो बाइजेक्टिव है। यस गाइस, समझ में आ रहा है? कम ऑन फटाफट, एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। राइट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप डालिएगा, और एक दो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। ये तो सिमेट्रिक वाले हैं। interesting. Come on, guys. Another same set: injective, surjective, bijective. Another same set. Come on, guys. Everyone. थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा इससे, अच्छा वाला। Yes, guys. Come on, quickly.
या आई कुड सी दैट दिव्यम, आपने ए बोला था पहले और फिर आपने देखा सी, आई कुड सी दैट, गुड गुड गुड, इम्प्रूव, कम ऑन गाइस, क्विकली। अनुराग मैं बताता हूं आपको, चिंता मत करो, अलग अलग वैल्यूज जब आप डालोगे एक्स के, दिल खोल के वैल्यूज डालो, आपको दिख जाएगा कि जब आप एक्स को पॉजिटिव डालोगे, एक्स क्यूब प्लस फोर जो है, एक्स क्यूब प्लस फोर जो है वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज देगा। क्या आपको ये दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि अनुराग एक्स को आप वन डालो, टू डालो, थ्री डालो, 100 डालो, सारे वाई के वैल्यूज आएंगे। इसका मतलब अगर एक्स को मैं वन डाल रहा हूं तो मेरे को वाई जो है वन क्यूब प्लस फोर, वन प्लस फोर 5 आ रहा है। बट एक्स को मैं अगर टू डाल रहा हूं तो टू क्यूब इज एट, एट प्लस फोर 12 आ रहा है। तो 5 और 12 के बीच में जो सारे वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज आपको मिलेंगे अगर आप एक्स को वन और टू के बीच में डालोगे तो। इसका मतलब ऐसे करके वाई के सारे वैल्यूज आ रहे हैं। बट जब आप एक्स को नेगेटिव लोगे, है ना, माइनस वन लोगे तो फिर भी पॉजिटिव आएगा, बट माइनस टू लोगे तब नेगेटिव आएगा, माइनस थ्री लोगे तो और नेगेटिव आएगा। इसका ये मतलब क्लियर है कि सारे y के नेगेटिव वैल्यूज भी आ रहे हैं, है ना। ऐसे कर करके सारे कंटिन्यूअस ग्राफ है और वो रेड ग्राफ से आपको दिख भी रहा है। यस, कम ऑन गाइस, क्विकली, व्हाट अबाउट दिस? यस, कुछ आंसर्स आ रहे हैं, कुछ आंसर्स आ रहे हैं। ना, इट इज नॉट डी। ना, या ऑलराइट। यस, तो किसने डी सबसे पहले लिखा? बहुत ही बढ़िया, आई थिंक इट वाज आदित्य, आदित्य करंत, फंटास्टिक वर्क, डी इज द करेक्ट आंसर। रॉकियो, बहुत सही। यस, डी इज द करेक्ट आंसर गाइस, केयरफुली नोटिस करो, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन बनाया गया था ये। साइन ऑफ टू एक्स माइनस थ्री, क्या साइन ऑफ टू एक्स माइनस थ्री, साइन का कोई भी फंक्शन हो, साइन का कोई भी फंक्शन हो, कैन आई से कि वो इस तरीके का होता है, राइट? कैन आई से वो इस तरीके का होता है? क्या हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखा था? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या हमने देखा था? या अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो सीधा सीधा मेनी वन हो जाता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करता है तो वो वन वन होता है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे अगर ये साइन का ग्राफ देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा that it cuts the graph at so many points, infinite points, and hence it is not one one, it is for sure many one, right? And at the same time it is into, why? Because the range is always between minus वन एंड वन। और कोडोमेन क्या है? अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो कोडोमेन क्या है? कैपिटल आर। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन देन इट इज इनटू। यस, समझ में आ रहा है गाइस? ये मेनी वन है मतलब वन वन नहीं है, और इनटू है मतलब ऑन टू नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यस गाइस, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, राइट। और एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, देखो अगर आप एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये फंडा भी अप्लाई करने की कोशिश करोगे, अल्जेब्रिकली मान लो अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो साइन ऑफ टू एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स टू माइनस थ्री, बराबर बोल रहा हूं मैं, राइट? अब मुझे ये बताओ, अभी मुझे ये बताओ, मान लो ये पाई बाय टू है, मान लो ये पाई बाय टू है, बट क्या ये 5 पाई बाय 2 हो सकता है? सोच के देखो, दिस इज 0 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 180, 270, 360 एंड देन 450, दिस इज 5 पाई बाय 2। और एक बार, 0 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 विच इज पाई, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 विच इज 2 पाई, 5 पाई बाय 2। तो साइन 90 साइन पाई बाय 2 इज सेम एज साइन 5 पाई बाय 2, करेक्ट है कि नहीं? और ये सॉल्व करके आपको ये x1 का वैल्यू अलग आएगा, x1 का वैल्यू आएगा 3 + पाई बाय 2 अपॉन 2, और ये सॉल्व करके x2 का वैल्यू आएगा 3 + 5 पाई बाय 2 अपॉन 2। तो x1 और x2 तो अलग है भाई। तो अगर अलग अलग x1 और x2 के वैल्यू सेम आउटपुट दे रहे हैं मतलब तो वो मिनी वन है। और वो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, देखो ना हॉरिजॉन्टल लाइन कितने जगह कट कर रहा है, इसका मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग x के वैल्यूज हैं जो सेम y के वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब देयर आर मेनी इनपुट्स व्हिच आर गिविंग द सेम आउटपुट एंड हेंस दैट इज मेनी वन। आज तक ये समझ में आ गया, राइट? जिसको भी डाउट था वन वन मेनी वन में। और साइन है तो साइन का हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है? वन होता है। लोएस्ट वैल्यू क्या होता है? माइनस वन होता है। तो रेंज तो भाई माइनस वन से वन हो गया, बट कोडोमेन तो पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी दिया है, तो यार कोडोमेन और रेंज तो बराबर नहीं हुआ, तो वो इनटू हो गया, राइट? तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस गाइस, कम ऑन फटाफट।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर वापस एक बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिलीव, ट्रस्ट इन योरसेल्फ, राइट, एंड गिव सम टाइम टू दिस चैप्टर। आराम से सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। विल ट्राई एंड टेक वन मोर सेशन समवेयर डाउन द लाइन, जहां पे और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। डू गो थ्रू दिस विल बी रियली हेल्पफुल। Now Sunday we are having a very important and an interesting series that we are going to start. That's Let's Crack KVPY. तो अगर आप लोग KVPY के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर KVPY देने का सोच रहे हो बट प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, या फिर कोई एंट्रेंसेस के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आपको KVPY के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है, ये सारे कैटेगरीज के लिए हमने कल एक सेशन रखा है, कल रात में, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सैटरडे रात को। चैनल फॉलो करते रहना बस। तो हम सारे टीचर्स इकट्ठा बैठ के आपको केवीपीवाई के बारे में सारा क्रूशियल नॉलेज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए और इससे क्या क्या फायदा होगा, सब चीजों के बारे में बात करेंगे कल। और परसों संडे 23 अगस्त सुबह 7 बजे से केवीपीवाई के लाइव सेशन शुरू हो जाएंगे, 11th स्टैंडर्ड के लिए पहले और फिर 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। So yes, it's going to be a wonderful thing that is going to start on the channel. So everyone be ready to rock and roll. 11th स्टैंडर्ड का शेड्यूल, 12th स्टैंडर्ड का शेड्यूल, लाइव डेली का मेरा ये टाइम है बच्चों, 4 बजे मंडे टू सैटरडे में रोज आता हूँ मैथ्स को मजेदार, खतरनाक और फैबुलस बनाने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक है। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया तो गलती कर रहे हो, क्योंकि यार 9:30 बजे हर रोज रात को प्लस के अमेजिंग धमाकेदार तूफानी सेशंस होते हैं। अभी कुछ ही समय के बाद मैं प्लस सेशन भी लेने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, सुपर फैबुलस एंड सुपर फंटास्टिक, एज आई सेड राइट एट द स्टार्ट। वही चीज मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है और अगर आपके पास अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है, ये दोनों चीजें मिला के यू विल बी रेसिंग टुवर्ड्स द टॉप। आप अपने ड्रीम स्कोर की तरफ बिल्कुल पहुंच सकते हो, क्योंकि आपके पास लाइव क्लासेस हैं, बट इंटरक्शन विद द एजुकेटर इज लाइक वेरी पर्सनल। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ आपके जो एजुकेटर्स हैं आपको गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स मूविंग फॉरवर्ड। लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड्स इन हाउस, इन द प्लेटफॉर्म देयर आर क्विजेस दैट कैन बी कंडक्टेड, पोल्स दैट कैन बी कंडक्टेड, ऑब्जेक्टिव क्विजेस दैट कैन बी कंडक्टेड, फैंटास्टिक फीचर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट देन दैट, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज, चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट, 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट, मंथली टेस्ट, एंड देन शेड्यूल, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट। फैंटास्टिक वे टू कीप चेकिंग कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, हर 3 थियरी सेशन के बाद चौथा सेशन जो है कंपलसरी डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। जैसे आज मेरा डाउट सॉल्विंग सेशन है, क्योंकि वेक्टर्स के 3 थियरी सेशन में पढ़ा चुका हूँ। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, these all things makes Unacademy subscription the best, and more than that, of course we have the best educators in country, but these features at such an affordable price, just 13,500 rupees. It's an unbelievable price बच्चों। कोई भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स, फॉर 1 year सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 1 full year, मतलब आप सीबीएसई एग्जाम देने के बाद तक आपके पास ये सब्सक्रिप्शन रहेगा। सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, सारे सब्जेक्ट्स एट दिस सुपर रीजनेबल प्राइस। इतना कॉस्ट तो यार अगर आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो ट्रैवल में लगा देते हो, ठीक है। तो जीपी लाइव ये कोड यूज करे, गणेश पवार लाइव, भूले ना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 15,000 की जगह प्राइस हो जाएगा 13,500, एंड ट्रस्ट मी, you will not regret this, you will thank me for your life, because that is going to change your life बच्चों। कौन से कॉलेज में जाओगे, कौन आपके दोस्त होंगे, आपका जॉब क्या होगा, आप शादी कहाँ करोगे, पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी with this one step in your life। all right guys, so I hope आप सबको फायदा हुआ है आज के सेशन से। ऐसे ही मैराथन सेशंस हम करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आपका लव शावर करते रहना, ताकि हम लोगों को और मोटिवेशन मिले। हमारी जर्नी में हमें मोटिवेशन देते रहिएगा। हम लोग एक दिन रात एक करते हैं आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेके आने के लिए, राइट। सो यस, यूज द कोड जीपी लाइव, देयर आर फ्री स्पेशल क्लासेस आल्सो दैट आर कीप ऑन हैपनिंग। लाइक द वीडियो इफ यू लाइक कंटेंट, you love the video, love the content, then do share it, right? Sharing is caring बच्चों। subscribe to the channel if you haven't already। pdf notes आपको मिल जाएंगे कुछ ही समय बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। let's crack it together, let's make 12th standard happening and productive। gp live is my code। Ganesh Pawar signing off, tada, bye bye, take care, see you, love you all।